एवरीवन, गर्ली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। खैर, लास्ट एपिसोड में भी किसी ने कहा आपकी हरकतें बहुत बुरी हैं, इतने झूठ ना बोला करें, आप तो हर बार यही बोलते हैं कि आप रेगुलर रहेंगे लेकिन आप रहते नहीं हैं। माय डियर, मैं जब वहाँ पर थी बेंगलोर में तो मैंने बताया था कि मैं बेंगलोर में हूँ। अब आप बताओ कि कोई इवेंट ज्वाइन कर रहा है, पूरा दिन सुबह से शाम तक इवेंट में रह रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, शूटिंग करवा रहा है, वापस देर से आ रहा है, ऊपर से फिर से काम है। वहाँ पर मैं कहाँ पर बैठकर रिकॉर्डिंग करती, मतलब ऑब्वियसली ये बात मैंने बताई थी। एक दिन छुट्टी थी, वो भी मैं होटल में थी, उस वक्त मैंने रिकॉर्ड किया था। एंड दूसरी बात ये भी होती है कि मैंने बता तो दिया था ना, मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा। अब दीदी की भी अपनी मजबूरी है, यूट्यूब मेरा कोई इकलौता काम नहीं है जिसपे मैं रेगुलर बनी रहूं। आप सभी जानते हैं जब मैंने स्टार्ट किया था पूरे 2 साल मैंने एक दिन का भी गैप नहीं लिया था, यहाँ तक कि मैं फेस्टिवल में भी आ जाती थी। मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखते थे। अब समझिए कि गैप हो रहा है, दैट्स मीन कि मैं उतना मैनेज नहीं कर पा रही थी, इसलिए गैप हो रहा था। आल्सो मैं समझ सकती हूँ, मैं खुद ही स्टोरी का रिदम मेरा टूट जाता है। अगर 2-4 दिन छूट जाता है तो मतलब उसे खत्म करते करते मेरा मरण हो जाता है, मीन्स कि मेरी आत्मा निकल जाती है। माफ कीजिएगा कि इतना ज्यादा गैप आया और आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। अब बातें बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। किसी ने कहा था फनी लाइएगा, किसी ने कहा था लव लाइन का लास्ट पार्ट लाइएगा। अगर एक दिन गैप आप लोग चाहते हैं तो मैं लव लाइन का लास्ट पार्ट ला सकती हूँ। मुझे पूरा एक दिन लगेगा उसे सुनने में और फिर आगे लिखने में, क्योंकि मैं पूरा खोपड़ी मेरा खाली हो चुका है। यू कांट बिलीव, पूरे एक दिन में मैं 4 से 5 स्टोरीज पे काम करती हूँ फ्रॉम द कंपनी। सारी चीज़ें मिक्स हो जाती, मतलब और ज़्यादा तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। बता के जाइएगा कि गैप चाहिए तो लव लाइन ले आऊंगी, गैप नहीं चाहिए तो जो चल रहा है वो चलने दीजिए। लव लाइन भी मैं पूरी कर दूंगी, ऐसा नहीं, बस मुझे सुनने का थोड़ा सा वक्त चाहिए। बातें बहुत ज़्यादा करूंगी, इससे ज़्यादा कुछ कहूंगी तो देर हो जाएगी। चलिए चलते हैं। कल बहुत प्यारा सा कमेंट मिला था। किसी ने मुझसे कहा था दीदी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और इस कमेंट से मोटिवेट होकर ही मैंने इनकी ये चीज़ें उठा ली हैं। इन्होंने कहा कि इनकी दादी को यानी ग्रैंड माँ को लास्ट स्टेज का कैंसर है, और वो जब भी आपकी वॉइस सुनती है उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। बिलीव मी, मैं कंपनी की तरफ से इवेंट पे बेंगलोर पहुंची थी। मेरे साथ में दूसरी जगह से एक और लड़की आई थी। हर नेम इज जया, उसका जया नाम था, और उसने भी एक कैंसर के मरीज की कहानी सुनाई थी। रियल स्टोरी थी और मैं सरवाइव नहीं कर पाई थी। आखिरकार मुझे उस कमरे से बाहर निकलना पड़ा। इतनी दर्द भरी बातें थी कि मैं बयान नहीं कर सकती, और मैं बस ऑलमोस्ट रोने वाली थी। मेरे बगल वाली जो महिला थी वो तो रो पड़ी थी। तो इसलिए जब मैंने ये कमेंट देखा मैंने सोचा कि कुछ मोटिवेशन वाला लाया जाए, और वैसे भी फनी भी चाहिए था। तो अब और कुछ नहीं बोलूंगी, चलिए चलते हैं अपनी इस जर्नी की तरफ। कैरेक्टर का फ्रेम मैं नहीं बनाऊंगी। इस स्टोरी का मैंने नाम रखा है आई हेट यू। कहा जा सकता है हेटर्स टू लवर इस स्टोरी का मुख्य सार होगा। कैरेक्टर का फ्रेम एज यूजुअल नहीं बनाऊंगी। जैसे जैसे कैरेक्टर आते जाएंगे आप सभी को फ्रेम बनता जाएगा। अंत में बता के जाना कि कैसा लगा। अपनी शक्ल देखी है तुमने, अपनी देखी है। मुझे खुद की शक्ल देखने की जरूरत नहीं, तो मुझे खुद की शक्ल देखने की भी जरूरत नहीं है। देख लोगे तभी सच्चाई का पता चलेगा। देखने की जरूरत नहीं, लड़कियां वैसे भी मरती हैं। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। देखो तुम बेवजह मेरे पीछे पड़े हुए हो, तुम मेरे साथ चल रहे हो, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ रहा। देखो लांजान, दूसरे लड़के ने आखिरकार अपने बराबर वाले लड़के के कंधे पर हाथ रख दिया। तुम्हारा बहुत हुआ। जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, इतना तो लिहाज कर लो। उस लड़के ने ऑलमोस्ट दांत पे दांत रखते हुए कहा। लांजान ने उसकी तरफ देखा। मैं ये काम नहीं करूंगा। उसने बैग को उस लड़के के हाथ में पकड़ा दिया और गुस्से में उसे देखते हुए कहा, तुम बड़े बस उम्र में हो, तुम्हें मुझसे ज्यादा नहीं आता जाता, और हु नोज कि कौन बड़ा है। ग्रांड माँ के कहने पर मैं मान नहीं लूंगा कि तुम बड़े हो, और वैसे भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। जैसे ही वो लड़का बैग उस लड़के के हाथ में थमाता है, आगे बढ़ता है, वैसे उस लड़के ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया। लांजा, तुम्हें तो ये करना होगा, तुम्हारे पास ये आखिरी ऑप्शन है। हल्की बारिश हो रही थी। अभी अभी तो स्कूल से वो लोग निकले थे। अभी सारे स्टूडेंट निकल भी नहीं पाए थे कि उनके बीच बहसबाजी शुरू हो गई थी। मैं नहीं जाऊंगा, उसने फिर से अपने कॉलर को छुड़ाते हुए कहा। तुम मेरी बात सुनोगी या नहीं?
दूसरे लड़के ने अब उसे इतनी तेज खींचा कि लानजान नाम का लड़का ऑलमोस्ट पीछे गिरा। और जैसा कि बारिश हो रही थी, उसका कपड़ा खराब गया, सारा कीचड़ उसके कपड़े पर आ गया। अफरा तफरी में वहां कुछ स्टूडेंट भी इकट्ठा हो गए। छी यार, इनका तो रोज का है। एक स्टूडेंट पीछे से बात करता है, भाई भाई होकर इतनी लड़ाई कौन करता है। आगे से कोई और स्टूडेंट बात कर रहा था, इन दोनों का तो यही चलता रहता है। एक लड़की फुसफुसाहट में बात कहती है, हाँ हाँ सही है, जिनके फादर्स नहीं होते उनके साथ यही होता है। व्हाट द फक। वी वुजियान नाम का वो लड़का पलट कर देखता है, फादर्स वाली बात किसने कही। उसने सामने की तरफ देखा, एक लड़की खड़ी थी। तुम वो भी वुजियान गुस्से में दांत पे दांत रखते हुए ऑलमोस्ट गाली देने वाला हुआ। यहाँ पर पीछे से उसे फिर से किसी ने पकड़ लिया। गाली मत देना। वी वुजियान को पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि लानजान था। असल में लानजान और वी वुजियान कहने के लिए तो एक घर में रहते हैं, दुनिया उन्हें भाई के जैसा जानती है, बट उनके बीच हेटफुल वाली चीजें हैं। दे डोंट लाइक ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। आए दिन मार मूर होता है, लेकिन जब भी कोई उन्हें कुछ सवाल करता है तो दूसरे को बुरा लग जाता है, क्योंकि बात फैमिली में आती है। वी वुजियान कॉलेज का डेयर डेविल है। वी वुजियान की उम्र बस 16 साल है, और 16 साल की उम्र पर उसने न जाने कितनी गैंग बना रखी है। सबको मालूम है कि वी वुजियान से लड़ाई करने का मतलब खुद की जिंदगी को और हराम करना है। एट द सेम टाइम लानजान भी काफी हद तक झगड़ेलू लड़का है, और उन दोनों में आपस में कभी नहीं बनती। वो कभी साथ स्कूल नहीं आते, हाँ जाते जरूर हैं, बट वो कई भाई बहन हैं, मतलब वो काफी हद तक उनके सिबलिंग्स और कजिन्स हैं, तो पूरा ग्रुप उन्हीं का है। सो दैट पूरे कॉलेज के या स्कूल के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं, लानचान और वी वुजियान दोनों के ग्रुप से डरते हैं। जहाँ वी वुजियान की उम्र 16 साल है, वहीं लानचान की भी उम्र 16 साल है। बट इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस बात का डिसीजन कोई ले नहीं पाया है। घर के मसले कुछ ऐसे हैं कि उनमें ये कभी क्लियर हुआ ही नहीं। असल में ग्रांड माँ ने आते हुए वी वुजियान से कहा था कि उसे करेले लेना जाना है मार्केट के लिए। स्कूल से मार्केट का रास्ता काफी लंबा है। वी वुजियान खेत को पार करके वहां जाना नहीं चाहता है। वी वुजियान और लानजान का घर टाउन के सबसे दक्षिणी इलाके में है, जो कहीं न कहीं गांव से भी कटा हुआ है। जंगल के बीचों बीच एक अच्छा और खूबसूरत घर बना हुआ है। फैमिली में 15 से 20 मेंबर हैं, जो कि वहीं पर रहते हैं। सिटी में उनका अपना घर है, लेकिन वो लोग सिटी नहीं जाते हैं, क्योंकि पास में ही स्कूल है, तो बच्चों को शिक्षा यहाँ से मिल रही है। और हाई स्कूल करने के बाद बच्चों को फॉरेन कंट्री भेजा जाता है। अब कुछ मसले आते हैं, जैसा कि कुछ स्पेशल चीज बनानी हो, मंगानी हो, तो उन्हें पूरा गांव क्रॉस करने के बाद इसके बाद सिटी की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें कुछ खेत आते हैं, कुछ नदियां आती हैं। वैसे उनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन खेत खलियान में कार कौन चलाएगा, इसलिए सुविधा के हिसाब से ग्रैंड माँ ग्रैंड पा ने कुछ खास सुविधाएं अपने घर पे रखी नहीं, जैसे कि कार और बाकी चीजें। कुछ भी जरूरत का सामान होता है तो बच्चों को इसीलिए जाना पड़ता है। अब भी वुजियान को करेला लेने जाना पसंद नहीं था। वैसे तो गांव खलियानों में बहुत करेले थे, लेकिन ग्रैंड माँ को कुछ औषधि बनानी थी, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ स्पेशल वाले करेले मंगवाए थे। वीवूजान जाना नहीं चाहता था। एक तो बारिश हो रही थी, ऊपर से उसका प्लान कुछ और था अपने दोस्तों के साथ में। उसे लग रहा था कि वो लानजान से कह देगा तो लानजान ये काम कर देगा, और इस बात पर बहस हो गई। वीवूजान को लगता है कि वो बड़ा है और लानजान उसे रिस्पेक्ट नहीं देता है। दूसरी बात ये भी है, लानजान के घर आने से या उसकी फैमिली एक साथ शिफ्ट होने से वीवूजान की हर चीजें लानजान से शेयर की जाने लगी। और कहीं ना कहीं नन्हा वीवूजान ये सब नहीं चाहता था, तो उनके बीच मेल मिलाप जैसा कुछ भी नहीं था। आल्सो एक बात अभी भी क्लियर नहीं है, सबको यही लगता है, गांव वालों से लेकर वीबूजान और बाकी सिबलिंग्स को, कि लानजान और वीबूजान के फादर एक हैं, मम्मा अलग अलग हैं। दैट्स वाई कि यहाँ सौतेला भाई वाला बिहेवियर आ रहा है। सच क्या है ये तो दोनों को नहीं पता। सो दैट जब ये पता है कि फादर एक है मम्मा अलग हैं, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा नफरत उनके बीच पैदा है। इन सब का सार बस एक ही है कि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही वीबूजान उस लड़की को गाली देने वाला हुआ, लानजान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, वरना वीबूजान गाली दे देता। माँ ने कहा था तुम्हें गाली नहीं देना है। वीबूजान ने उसके हाथ पर दांत काट लिया। तुम मुझे रोकोगे गाली देने से? उसने इतनी तेज लानजान को मारा कि इस बार लानजान के चेहरे पर उसका हाथ जा लगा। छपाक की आवाज आई और सारे स्टूडेंट इधर उधर हो गए। इससे पहले कि वहां पर भी वोजान सबको लपेट देता, सबको वहां से इधर उधर होना पड़ा। जियान चिंग भाई दोनों फिर से लड़ने लगे।
जियान चिंग वीबू जियान का और लानजान का बड़ा भाई, वैसे वो भी कजिन्स में आता है। उसे बताया था साओ नाम के एक लड़के ने। अब साओ भी उसी घर में रहता है और साओ भी उनका कजिन है, लेकिन साओ की उम्र भी कम है। साओ बस 12 साल का है। जियान चिंग अपने दोस्तों के बीच बैठा हुआ था। वैसे तो जियान चिंग की उम्र 19 साल है और वो अच्छा खासा टीनेजर है। इन दोनों को तो समझ में ही नहीं आता। उसने अपनी कॉपी किताब को साइड में रख दिया और दौड़ता हुआ बाहर की तरफ आया। जब वो बाहर आया तो उसने अलमोस्ट देखा कि लानजान के मुंह से खून निकल आया है, क्योंकि वीबूजान ने सच मुंह से 2-3 थप्पड़ कस कस के मारे थे। तुम लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है एक दूसरे से। जियान चिंग ने वीबूजान का कॉलर पकड़ के उससे दूर किया। इसे मेरी कोई बात नहीं माननी होती है, वीबूजान ने चिल्लाते हुए कहा। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा? लानजान ने उसे देखते हुए जवाब दिया। क्योंकि तुम मेरे घर पे रह रहे हो तो तुम्हें मेरा नौकर बन के रहना होगा। वीबूजान दोबारा चिल्ला पड़ा। ये मेरे भी फादर का घर है। लानजान भी चिल्लाया। बीइंग ने ईंट उठा ली। तुम मेरे फादर तुम्हारे फादर नहीं है। गुस्से में उसने ऑलमोस्ट मारने की कोशिश की। लानजान के सिर पे लग जाता अगर जियान चिंग बीच में नहीं आता। वीबूजान होश में आओ। हर बार कोई भी लड़ाई होती है तुम दोनों एक ही बात को लेकर बैठ जाते हो। इसका मतलब तो यही कि तुम्हें बस इसी चीज की जलन है एक दूसरे से। अब क्या हुआ, बाप एक हो गए तो अब किसी को फेंका तो नहीं जा सकता ना। इस तरीके से लड़ाई करोगे गांव वाले क्या समझेंगे? हमारा घर सबसे इज्जतदार घर है, तुम दोनों तो मिट्टी में मिला रहे हो सब कुछ। आज ग्रांड माँ से दोनों को डांट खिलवाऊंगा। कौन डरता है ग्रांड माँ से? वीबूजियान ने अपना बैग उसके हाथ से छीन लिया। बाहर में जाओ तुम, उसने लानजान को देखते हुए कहा। तुम भी चले जाओ, पीछे से लानजान ने कहा। तुम्हारी तुम्हें? वीबूजियान ने बैग को उसकी तरफ फेंकते हुए मारा। लानजान उसे देखता रह गया। छीन छिप कर 5 मिनट बाद जाता है। जब देखो तब लड़ाई करते रहते हो। वीबूजान तुमसे बड़ा है, कम से कम उसकी बातें सुन लिया करो। किसने कहा वीबूजान मुझसे बड़ा है? लानजान वीबूजान के बैग में कॉपी गिर गई थी तो कॉपीज भर रहा था, पेन भर रहा था। बेचारे को खुद ही लेकर जाना पड़ेगा। सो दैट उसे बुरा भी लग रहा था। वो वीबूजान का नौकर थोड़ी ना है। लेकिन अब वीबूजान अपना बैग छोड़ गया था। अब अगर लानजान नहीं उठाएगा तो घर पे डांट पड़ेगी। तुम में वीबूजान ही बड़ा है, मुझसे बड़ा दिखता तो नहीं है ना? लानजान ने इस बात का विरोध किया। बड़ा नहीं दिखता इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे बड़ा नहीं है, जियान चिंग ने गुस्से में कहा। किसी को नहीं पता कि कौन मुझसे बड़ा है। ये बोलकर लानजान बैग उठाकर वहां से चला गया। इन बच्चों का तुम्हें। बेचारा जियान चिंग परेशान था। वो सोच रहा था कि आखिरकार उसकी क्या गलती है। वो बड़ा है तो उसको भुगतना पड़ रहा है। भैया चले। 2 बच्चे चिपके हुए थे जियान चिंग के पैर से। जियान चिंग ने उन दोनों को देखा। मन हुआ था उठा के कुएं में फेंक दे। बेचारा उम्र में बड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि छोटे छोटे भाई का पेरेंट्स बन के जाएगा। एक तो साओ और जुयांग हैं जो कि हम उम्र हैं, जो कि कक्षा 4 और 5 में ही पढ़ रहे हैं। उनकी उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं है, 9-10 से ज्यादा के नहीं होंगे। वो सब तो ठीक था, वो सब तो ठीक था। उससे भी नन्हे बच्चे हैं जो ऑलमोस्ट केजी में पढ़ रहे हैं, जिन्हें गोद में उठाकर लेकर चलना पड़ता है क्योंकि वो चल नहीं पाते हैं ढंग से। खेत खलियान में कभी इधर गिरते हैं तो कभी उधर गिरते हैं। लानजान और वीबूजान तो दोनों ही लापरवाह हैं। वो कभी भी बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। अब बचा जियान चिंग जो कि सबसे बड़ा है, सो दैट उसे बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। दोनों बच्चे उसके पैर से चिपके हुए थे। तुम देखना नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगा, अपने घर से निकाल फेंकूंगा। इस लानजान को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ और वो दिन दूर नहीं है। 16 साल का वीबूजान एक दबंग लड़का था, किसी से ना डरने वाला। उसकी जिंदगी में बस एक ही एम था, लानजान को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने का। और वह हर बार अपने दोस्त नियत से बात किया करता था। इतना चिढ़ो भी मत वीबूजान, वो तुम्हारा भाई है। वो मेरा भाई है इसलिए तो उसे चिढ़ लगती है। मेरे फादर ने दूसरी शादी की, मेरी मम्मा को हर्ट किया और फिर चले गए ऊपर, और मैं और मेरी फैमिली उसकी फैमिली को भर रहे हैं। वीबूजान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। रहने दो, अब जब मैडम यू बुरा नहीं मानती तो तुम बुरा क्यों मान रहे हो? किसने कहा मम्मा बुरा नहीं मानती? हमें पता चला मैडम यू वीबूजान की मम्मा है। मम्मा को हर्ट हुआ होगा, भले ही डैड से प्यार है, इसका मतलब ये नहीं कि डैड कुछ भी करेंगे। मैं तो कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। नौकर नौकर नौकर, मैं उसका नौकर नहीं हूँ। सब तो यही कहते हैं। उसका फादर मेरे फादर थे, मतलब वीबूजान के फादर मेरे फादर हैं, तो फिर मैं उसका नौकर कैसे हुआ? जितना मेरा अधिकार इस घर पे है उतना वीबूजान का है। हम बराबरी के हैं, तो मैं उसका नौकर कैसे हुआ? बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहेगा। लानजान मेड़ पे चल रहा था, उसकी किताबों को और उसके बैग को अपनी पीठ पे रखे हुए था। गुस्से में अकेले बड़बड़ा रहा था। लानजान के बारे में एक ही चीज सबसे खास थी, उसका कोई दोस्त नहीं था। उसे दोस्ती करनी नहीं आती थी। उसका 2 रीजन था। लानजान जब बहुत छोटा था तभी उसे वीबूजान के घर पे लाया गया। वीबूजान उसे बहुत ज्यादा मारता था।
और शुरू में जियान चिंग भी उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था। घर के बच्चों को तो यही लगता है कि मैडम यू के सौतन के वो बच्चे हैं, तो बच्चे बच्चे लानजान को पसंद नहीं करते थे। वैसे उस घर में लानजान का एक बड़ा भाई भी रहता है, बट वो बड़े हैं, वो यंग हैं, उनकी जॉब लग चुकी है। वो सिटी जाते हैं, महीने में बस एक बार आते हैं, जब तनख्वाह लेकर आते हैं और मम्मा को देते हैं, यानी कि मैडम यू को देते हैं। उनकी उम्र 26 साल है, तो यहाँ पर वो जवान हो चुके हैं। वो तो बड़े थे, बट वांग जी काफी छोटा था। वांग जी के दिल में कहीं ना कहीं ये चीजें बचपन से घर कर गई कि उसे कोई पसंद नहीं करता है, और इस हिसाब से वो चुप रहने लगा। अब जब किसी को ये फीलिंग्स आ जाती हैं, जब फेयर वाली फीलिंग दिल में बैठ जाती है, तो वो दोस्ती से और इन सब चीजों से दूर हो जाता है। यही चीजें वांग जी के साथ हुई। उसका कोई भी दोस्त नहीं है, उसे यही लगता है कि लोग उसे जज करते हैं, इसलिए वो ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहता। उसे बस दो ही चीजों से मतलब है, पढ़ाई करता है और घर जाता है, मम्मा की बात मानता है, और बस उसका यही एम है कि हाई स्कूल करने के बाद वो फॉरेन कंट्री चला जाएगा। इसके बाद उसे किसी की बातें सुननी नहीं पड़ेंगी। वैसे तो घर में उसे कोई नहीं सुनाता है, बस वी बुजान से उसकी ठनी बनी रहती है, लेकिन बचपन से कहीं ना कहीं उसके दिल में फेयर वाली बातें हैं। उसने कभी अपने फादर को तो देखा नहीं है। उसे जब से याद उसने बस मैडम यू और उस घर को देखा है। उसे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन वो मैडम यू को काफी प्यार करता है और काफी रिस्पेक्ट देता है। सीन शिफ्ट होकर रात के 7 बजे पहुंचा। दोनों के दोनों बाहर खड़े रहो और जब तक सुबह नहीं हो जाती है घर के अंदर कदम नहीं रखना, वरना दोनों की टांगे तोड़ दूंगी मैं। जियान चिंग ने घर पहुंचते ही मैडम यू से शिकायत कर दी। दोनों इस तरह लड़ाई करते हैं कि जियान चिंग को भी परेशानी होती है। ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी टीचर कम से कम महीने में 4 बार तुम दोनों की शिकायत लेकर आते हैं। तो इस बार मैडम यू गुस्सा हो गई, दोनों को घर से बाहर खड़ा कर दिया और इस बार खाना भी नहीं दिया। दरवाजा उनके मुंह पर बंद हो गया था। हल्की स्नोफॉल हो रही थी, मौसम अभी भी खराब था। वे बुजान मुड़कर लानजान को देखता है। फक यू, उसने जानबूझकर लानजान को गाली दी। फक यू टू, लानजान ने भी उसे देखते हुए कहा। घर वाले भी बाहर होते तो समझ पाते कि भाइयों के बीच इतनी फूहड़ बातें हो रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तुम याद रखना, एक दिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दूर करके रहूंगा, वीइंग ने उसे गुस्सा करते हुए कहा। और तुम भी याद रखना, मैं भी तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। हाँ तो जाओ ना, अभी क्यों नहीं जा पाते हो? वी बूजिया ने उसे गुस्सा किया। माँ से वादा किया है, हाई स्कूल से पहले कहीं नहीं जाऊंगा, लानजान ने उसे देखते हुए कहा। वो मेरी माँ है, तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी माँ मर चुकी है। वी बूजान चिल्ला पड़ा। लानजान ने उसके चेहरे को देखा और उनके बीच खामोशी आ गई। विंग को एक बात का भी गिल्ट नहीं था कि उसने लानजान को ऐसा क्यों कहा। हालांकि वी वूजान जानता है लानजान की मम्मा नहीं है, वो हमेशा उसे इस बात पर ताने मारा करता है। मैंने थोड़ी ना कहा था मरने के लिए। जैसे वी वूजान मुड़ा, लानजान की आवाज उसके कान में पहुंची। मैं क्या करूं, हर कोई मुझे छोड़कर चला जाता है तो तुम हो ही इसी के लायक। वी वूजान ने उसे सुना दिया। तुम भी इसी के लायक हो। लानजान ने भी उसे सुनाया। विंग ने उसकी तरफ देखा। मेरे पास मेरी माँ है। लानजान उसे देखते हुए कुछ बोल ना पाया, क्योंकि लानजान के पास उसकी माँ नहीं थी। अच्छी बात है। हाँ तो लानजान, एक बात ध्यान रखो, ये घर मेरा है और मेरे फादर बस मेरे फादर थे, तुम्हारे नहीं। तुम और तुम्हारा भाई इस घर में एक्स्ट्रा हो, समझे तुम? लानजान वी वूजान का चेहरा देखते देखते रह गया। वीइंग ने उसे धक्का दिया। लानजान तो फिर उसे देखता रह गया। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में पहुंचा। सुबह के 3 बज रहे थे, मतलब कि अभी आधी रात ही थी। मैडम यू ने दरवाजा खोला। वीइंग कहाँ पर है? लानजान तो कहीं गया नहीं था, बट वी वूजान गायब था। उसके शहर में दोस्त बहुत है। जब भी लड़ाई होती है वो अपने दोस्त के घर निये के घर चला जाता है। मुझे नहीं पता, वो कहीं पर चला गया है। आ जाओ अंदर, मैडम यू ने उसे गुस्से में पुकारा। तुम भी वूजान को इतना मारते क्यों हो? मैंने कहा मारा, तुमने उसका नाक फोड़ दिया था, अब तुम मना कर रहे हो। सीन शिफ्ट होकर सुबह के फ्लैशबैक में जाता है। सुबह लानजान ने ही वीवूजान को मारा था। वैसे तो वीवूजान उसे मारता है ज्यादा, बट इस बार लानजान ने उसके नाक को इतना कस के मार दिया कि ब्लड आ गया था। मैं उसे नहीं मारता, वो मुझे मारता है। तमीज से बात करो, तुम्हारा बड़ा भाई है। लानजान ने प्लेट साइड में रख दी। मम्मा से मुश्किल से खाना मिला था और मम्मा उसे सुनाने लगी। ना जाने क्यों बंदा एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि वीवूजान उससे बड़ा है। आप कैसे कह सकते हैं? क्या तुमने क्या कहा?
ऑलमोस्ट मैडम यू ने लांजान के बालों को मरोड़ दिया था, इससे पहले कि बेचारे को बदर बदर पीट दिया जाता। उसने बस इसी में भलाई समझी कि मुंह ना खोले वरना खाना भी नहीं मिलेगा। बेचारे 3 बजे रात तक भूखा था। प्लेट उसके सामने रखी गई। मैडम यू ने सब्जी और बाकी की चीजें उसे निकाल कर दी। अब उसने खाना शुरू कर दिया था। न कुछ बोलेगा न कुछ कहेगा। वैसे भी मम्मा उसे ऐसे ही सुनाती रहती हैं। मैडम यू उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए लांजान को कभी मम्मा के ताने इतने बुरे नहीं लगते। मैडम यू उसे खाना निकाल कर देकर चली गई थी। लांजान चुपचाप खाने लगा। 3 बज रहे तब जानता है कि सब लोग सो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि गृहिणी सो रही थी, वरना पता चलता कि लांजान को गालियां पड़ने वाली थी। वो खाना खा ही रहा था कि तभी कमरे से आवाज आई। किसी ने दरवाजा धीरे से खोला था। अबे यार, भी लांजान ने मुंह घुमा लिया। उस घर में 2 नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं जो 5 से 6 साल के हैं। एक का नाम तो जिंगी है, दूसरे का नाम मिंग है। हालांकि सगे हैं या नहीं इसका सवाल कोई नहीं करता, उन्हें जुड़वा माना जाता है। अरे यार, ये मिंग उठ गया। लांजान को पता है मिंग बहुत ज्यादा चिपकू है, अभी उसे परेशान कर ले। भैया मुझे भी खाना है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? लांजान ने उसे गुस्से में कहा। सुसु आई थी, उसने अपने डाउन डाउन फिंगर करते हुए कहा। अरे लांजान ने उसका फिंगर हटाया। इतनी बदतमीजी वाली बातें तुम्हें किसने सिखाई? वीवूजान भैया ने सिखाया है। चेयर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये आलतू फालतू की बातें वीवूजान ही सुनाता है। मैं क्या करूँ, यहीं पर तो प्रेशर आता है। कहने का मतलब किसी सुसु आई थी इसलिए वो डाउन डाउन इशारा कर रहा था। अब वीवूजान ने उसे सब सिखाया था। न खुद तमीज है न बच्चों को तमीज वाली बातें सिखाता है। वो तो कहते हैं आप बहुत बदतमीज है। तुम उसकी तरफ से ही बात करते हो, तुम्हें मैं पसंद नहीं आता। मुझे तो दोनों ही पसंद आते हैं, लेकिन बस चेहरे से। लांजान ने उसकी तरफ देखा। भाई है या कसाई है, कुछ भूल भी नहीं सकता। सिर्फ 6 साल का है, ज्यादा बोलेगा तो पी पा करने लगेगा। वो बहुत रोंदू लड़का है, उससे अच्छा तो जिंदगी है। कम से कम परेशान तो नहीं करता है। मिंग मेरी बात सुनो, मेरे सामने वीवूजान की बातें मत किया करो। यही बात तो वीवूजान भैया भी कहते हैं। तुम्हारा मुंह कितना चलता है। लांजान ने उसका मुंह पकड़ लिया था। यही बात तो वीवूजान भैया कहते हैं। उतरो इधर से। लांजान ने उसे चेयर से नीचे उतार दिया। जाकर वॉशरूम में जाओ, सुसु करके आओ। पहले खाना खाऊंगा फिर जाऊंगा, तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। लांजान ने उसे गुस्से में सुनाया। तो आप बदला देंगे? मैं वीवूजान नहीं हूँ, वो मुझे नहीं छूते हैं। बच्चे को गुस्सा आया। झूठा इल्जाम मत लगाया जाए। वीवूजान भैया तो उसका मुंह भी नहीं धुलाते। किस वीवूजान की बातें कर रहे हैं? वो तो आज तक किसी को जानता भी नहीं। वीवूजान बस शकल के अच्छे हैं, उसे तो अच्छे मुंह से बात भी नहीं करते। जाओ यहाँ से अब। बेबी ने मुंह घुमाया इससे पहले कि रो देता। ठीक है चलो। सीन शिफ्ट होकर वॉशरूम में पहुंचता है। मुझे पैंट खोलनी नहीं आती, वो लांजान की तरफ देखकर कहता है। हाँ लाओ, मैं खोलता हूँ। बेचारा मिंग के दांत निकल आए। अब उसके भैया उससे सुसु करवाएंगे। तो फाइनली लांजान ने उसकी पैंट खोल दी। ये बच्चे भी ना। आवाज बाहर तक आई। क्या हुआ लांजान, चीख क्यों रहे हो? ग्रैनी ने गुस्से में कहा। अरे बाप रे, ग्रैनी उठ गई। लांजान ने सिर पकड़ लिया। ग्रैनी उसे 10 गालियां तो देने वाली थी। आजकल के बच्चे जवान हो गए, लेकिन बच्चों को संभालना नहीं आता। कल को शादी करेगा, बच्चे होंगे तब क्या करेगा? गृहिणी तो अलग ही चालू हो जाती थी। न जाने क्या लांजान से दुश्मनी थी, उसकी शादी के पीछे ही पड़े रहती थी। गृहिणी ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस मिंग का ख्याल रख रहा था। यानी कि मिंग का ख्याल रख रहा था। सुन रही हूँ मैं, कितने अच्छे से ख्याल रख रहे हो। बेचारे का खाना खाना भी हराम हो गया था। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में पहुंचा। अबे दरवाजा खोल। लांजान बेड पे सो रहा था। एक ईंट लांजान के सिर पे आकर लगी और जब वो खिड़की पे पहुंचा तो वीवूजान नीचे से कह रहा था कि खिड़की खोल दे ताकि वीवूजान अंदर आ सके। लांजान ने खिड़की बंद कर दी और लॉक कर दी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वीवूजान चिल्लाता रह गया, बट लांजान तकिया पकड़ के और तकिए को अपने कान पे लगा के फिर से सो गया। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में पहुंचा। मेरे भी कपड़े धुल देना। लांजान नदी के किनारे कपड़े धुल रहा था और उसने पूरे घर वालों के कपड़े उठा लिए थे। एक बात में लांजान हमेशा आगे रहता था। वो माँ का हाथ बहुत बटाता था, इसलिए मैडम यू लांजान से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसलिए नहीं क्योंकि लांजान काम करता था, इसलिए कि लांजान अपनी माँ का दर्द समझता था कि मैडम यू अकेले ही काम करती हैं। वीवूजान की बड़ी बहन जो फॉरेन कंट्री पढ़ने जा चुकी हैं, तब यहाँ पर सिर्फ लड़के लड़के ही बचे हैं। मैडम यू को बहुत ज्यादा चीजें करनी पड़ती हैं। बाहर में जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े नहीं धुलने वाला हूँ। लांजान ने गुस्से मुझसे देखते हुए कहा। तुमने मुझे क्या कहा? वीवूजान घुटने घुटने तक पानी में नदी में घुस गया। लांजान के सामने आकर खड़ा हो गया। नदी बहुत साफ पानी के साथ बह रहा था। पानी की आवाजें उनके कानों में जा रही थी। हवा सरसराहट के साथ महसूस हो रही थी और मौसम बहुत ठंडा था।
धूप अभी तक निकली नहीं थी और ऐसे में भी वूजान का गुस्सा 7वें आसमान पे था। तुम्हें ये कपड़े धुलने होंगे, तुम घर में बैठकर आराम की खाते हो, कम से कम इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो। मेरा भाई पैसे देता है, लानचान ने भी वूजान को देखते हुए कहा। कहाँ है पैसे? भी वूजान ने तुरंत ही अपनी जेब में इशारा करते हुए चिढ़ाते हुए कहा। मुझे तो नहीं मिले। उसने कंधे उठाए। जिसे देते होंगे उसे देते होंगे, मैंने तो आज तक नहीं देखा तुम और तुम्हारा भाई कोई पैसा देता हो। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जेबूजन तुमसे बड़े हैं। जेबूजन लानजान के बड़े भाई का नाम था जो बाहर सिटी में काम कर रहे हैं। फक, बेबूजान उसे देखते हुए कहा। लानजान ने उसकी तरफ देखा और लानजान का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। लानजान ने उसके बालों को पकड़ लिया। आइंदा से मेरे भाई को गाली मत देना। जैसे उसने कहा, बेबूजान ने उसकी टांग पर अपनी टांग मार दी और लानजान पानी में जा गिरा और जब वो गिरा तो उसके कपड़े भीग गए। फक यू, बेबूजान ने उसे देखते हुए कहा। लानजान जैसे ही बेबूजान मुड़ा, लानजान ने उसका हाथ पकड़ा और सीधे ही पानी में खींच लिया, यानी कि उसे गिराने के चक्कर से। जैसा कि लानजान भीगा था और बेबूजान ने उसकी गर्दन में हाथ डाल दिया, ये सोचकर कि वो गिरेगा नहीं, वो ऐसे बच जाएगा। और इस हादसे में लानजान बेबूजान दोनों ही पानी के अंदर चले गए। 16 साल के वो लड़के एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ठंडे पानी में दोनों एक दूसरे के ऊपर थे। दोनों ही हड़बड़ा गए थे। बेबूजान जल्दी से उठा। उसने लानजान का कॉलर पकड़ के पानी से बाहर खींचा। लानजान ज्यादा पानी पी गया था। बेचारा संभल पाता कि बेबूजान उसे 2 थप्पड़ मार दिए थे। मेरे अंदर उंगली मत क्या करो, तुम मुझसे दूर रहा करो, ये बोलकर बेबूजान उसे धक्का दे दिया। बास्टर्ड, ये बोलकर वो वहां से चला गया। यूट्यूब बास्टर्ड। लानजान ने भी उसे सुना दिया। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को पसंद बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। सीन शिफ्ट होकर आफ्टरनून में पहुंचता है। देख यार, मेरा सिंपल सा रूल है। भाई फक। किसी ने वीबूजान के कंधे पर हाथ रखा। वो वीबूजान का दोस्त था। अब क्या हुआ? वीबूजान ने उसे देखते हुए पूछा। अरे यार, उसे एग्जाम ही मत देने दो ना। जैसा कि लानजान हाई स्कूल में था एंड वीबूजान भी हाई स्कूल में था एंड लानजान का ड्रीम ही यही था, हाई स्कूल पास करने के बाद फॉरेन कंट्री चला जाएगा, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। मैं पागल हूँ जो मैं ये नहीं करने दूंगा। भला मैं उसे एग्जाम देने से क्यों रोकूंगा? मैं तो चाहता हूँ वो मेरी जिंदगी से निकल जाए। वीबूजान ने खाना खाते हुए कहा। नीये उसके सामने आकर बैठ गया। तुम पागल बन रहे हो। तुम्हें लानजान की खुशियां चाहिए या नहीं? मुझे उसकी खुशियां नहीं चाहिए, वीबूजान ने गुस्से में जवाब दिया। तो फिर लानजान की खुशी किसमें है? फॉरेन कंट्री जाने में, वीइंग ने अगला बाइट लेते हुए कहा। हाँ तो सिंपल है ना, उसे मत जाने दो। अगर नहीं जाने दिया तो जिंदगी भर मेरे घर पे ही रहेगा। कौन सा वीबूजान, तुम जिंदगी भर यहाँ रहने वाले हो? हाई स्कूल के बाद तो तुम भी फॉरेन कंट्री जाने वाले हो। सोचो, तुम फॉरेन कंट्री के लिए चले गए और वो नहीं जा पाया तो सुबह शाम उसका खून कम होता रहेगा। वीबूजान का चेहरा चमक आया। उसे तो अच्छा आइडिया आया था। ये बात उसने पहले क्यों नहीं बताई? अबे यार, तेरा मुंह रेयर ही खुलता है, जब भी खुलता है सही बात बोलता है। वीबूजान ने उसके गालों पे किस्सी ले ली। अबे यार, मैं भी नहीं हूँ, नी गुस्से में चिल्लाया। इतनी तेज चिल्लाया कि पूरे कैंटीन में आवाज गूंज गई। सब लोग घूमकर नीये को देखने लगे। ओ फक फक फक। नी ने जल्दी से मुंह पर हाथ रखा। इतने गाली गलौज वाले लड़के थे कि उनके पास कोई भी रहता तो बिगड़ जाता। भाई तो गे हो ना, लेकिन तू गे जैसा लगता है। आखिरकार वीबूजान ने उठते हुए उसे चिढ़ा दिया। मैं कहाँ से गे लगता हूँ? खुद को देखा है कभी? जैसे ही वीबूजान कमरे से मतलब कैंटीन से निकला, उसके कानों में नी की आवाज चली गई थी। क्यों मैं गे लगता हूँ? वीबूजान ने चिल्लाते हुए कहा। 100%। सामने से आवाज आई। जवाब उसे नीये से चाहिए था, लेकिन जवाब किसी और ने दिया। उसके सामने खड़ा था उसका भाई, यानी कि मुंह बोला भाई, और ये कोई और नहीं बल्कि लानजान था, जो बोल रहा था वीबूजान 100% गे है। अगर मैं गे हूँ तो तुम वहां गे होगे, वीबूजान उसे देखते हुए बिना लॉजिक की बातें कही। मैं कहाँ से गे लगता हूँ? लानजान उसके सामने आया। तुम्हारी बस 1 इंच हाइट ही मुझसे ज्यादा है, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत किया करो। वीबूजान ने उसके पैरों पे अपने पैर मार दिए। कुछ तो ज्यादा है। जैसे ही वीबूजान पैर मार के वहां से निकलने वाला हुआ, लानजान ने उसे एक और सुना दिया। वीबूजान ने उसे गुस्से में देखा। हाइट ज्यादा इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से नीचे तक सब कुछ ज्यादा ही हो। मामला गंदी बातों पर पहुंच गया था। मतलब भाई तो थे, लेकिन दोनों को तमीज नहीं थी कि आखिर कैसी बातें किस वे में कही जाए। वीबूजान का इशारा कुछ और तरफ था। लानजान ने उसके चेहरे को देखा। चाहे जहां से देख लो, हर कुछ तुमसे ज्यादा ही होगा। वीइंग ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पास मेरा बड़ा नहीं है?
अबे यार, ये मेरा भाई क्या बकवास कर रहा है। जैसे ही जियान चिंग कैंटीन की तरफ बढ़ा, उसके कानों में भी बुजियान की फुहड़ बातें गई कि मेरे पास बड़ा नहीं है, और पीछे से टीचर आ रहे थे। बेचारे की इस तरह बेइज्जती उसने अपनी जिंदगी में इमेजिन नहीं किया था। अबे तेरे भाई को कुछ आता जाता भी नहीं यार, ये दोनों ही दोनों औड़े हैं क्या। वीवूजियान ने ऐसी बातें कह तो दी थी। लानजान ने उसकी तरफ देखा और एक ही पल में लानजान को भी शक हुआ कि इतनी तेज आवाज में वीवूजियान ने जो कह दिया है, आसपास के लोगों ने सुना है। मैं तुमसे बात नहीं करता, ये बोलकर लानजान उसे क्रॉस करता है, लेकिन लानजान यहाँ पर कम नहीं था। उसने जोर से तो कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करता, लेकिन निकलते हुए उसके बगल से उसने धीरे से कह दिया, नाप कर देख लो, तुम्हारा छोटा ही होगा। जब उसने ये कहा, इस जगह वीवूजियान के तन बदन में आग लग गई। उसे समझ में आ गया कि लानजान ने धीरे से बात कही है ताकि उसे गुस्सा आ जाए और वीवूजियान उसे कुछ बोल भी ना पाए। सीन शिफ्ट होकर घर में पहुंचता है। वीवूजियान जब से आया था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो बस लानजान से बदला लेना चाहता था कि आखिरकार वो क्या करे जिससे लानजान से बदला ले ले, क्योंकि लानजान ने उसे जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ बहुत बुरा और बकवास था। ये लो वीवूजान, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा नूडल्स बनाए तुम्हारी ग्रैनी ने। वीवूजान ने अपने बाउल में नूडल्स देखा तो दांत निकाल दिया, मुझे भी चाहिए। मिंग उसका सगा चमचा था। वीवूजान की तरफ से मिंग को बहुत बुरा लगता था। ओह, वीवूजान ने उसे गोद में उठाया, सामने की टेबल पे बिठा दिया। मेरे भाई को मेरे में से नूडल्स चाहिए। उसने मिंग के मुंह में एक नूडल्स डाल दिया। अब इसे खींचते हैं। मिंग ने उसे खींच लिया। मिंग को मजा आया और वीवूजान को मजा आया। लानजान तो देखता रह गया। वीवूजान की हरकतें कभी कभार उसे इतनी भी बुरी नहीं लगती थी। बंदा बहुत बचपने में आ जाता था कभी कभार। घूर क्या रहे हो, वीवूजान ने उसे देखते हुए कहा। मैं तुम्हें नहीं देख रहा। आप मुझसे चिढ़ते हैं क्या। वीवूजान की बातें पूरी होती, लानजान का जवाब पूरा होता कि मिंग ने पूरा पाला पलट लिया था। कल रात को पैंट खुलवानी थी सुसु के लिए, तो लानजान भैया के पीछे था। अभी वीवूजान भैया ने उसे नूडल्स खिला दिए। दैट्स मीन वो वीवूजान भैया का हो गया। मैं तुमसे क्यों चलूंगा। लानजान ने मिंग को तुरंत जवाब दिया। आप हमेशा गुस्से में बात क्यों करते हैं। लानजान ने उसकी तरफ देखा। अब वो भला कैसे प्यार से बात कर ले, दोनों ही तो उसे इतना परेशान करते हैं। मिंग ने लानजान को आंख मारी। बोलो बोलो, उसने भाई को जवाब देने के लिए कहा। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैंने पहले ही कहा था मुझे पसंद नहीं करते थे। यार, लानजान ने अपना सिर पकड़ लिया। जवाब लानजान ने वीवूजान को दिया था। मिंग को क्यों लग रहा था कि लानजान उसे जवाब दे रहा है। मैं तुम्हें नहीं कह रहा, तो आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं देख रहा, तुम्हारे भाई को देख रहा हूँ। मेरे भाई को देखने की जरूरत नहीं है। लानजान ने अपना बाउल उठा लिया। अब उसे वहां पर बैठना नहीं था, बाहर चौखट पे बैठ के खा लेगा। वो अच्छा है, लेकिन यहाँ बैठकर खुद के खाने को खराब नहीं करवाना था। मुझे भी नूडल्स चाहिए। जैसे ही लानजान ने अपना बाउल उठाया, किसी ने लानजान के पैर को पकड़ लिया। ये जिंगी था। काफी अच्छा खासा मोटा ताजा था। बेचारी की चड्डी का जो नाड़ा था वो ढीला हो गया था, जिसकी वजह से उसका पैंट नीचे गिरा जा रहा था। एक हाथ से अपने पैंट को पकड़े हुए था, दूसरे हाथ से नूडल्स मांग रहा था। और बुरी बात ये थी कि मम्मा भी घर पे थी नहीं। ग्रैनी जो कि कमरे में थी, तो वहां पर बस भाई भाई ही बचे थे। एक तो बेचारा घर में कोई बड़ा एल्डर्स वुमेन नहीं है और सब बिजी हैं। लानजान ने उस बच्चे को देखा। आ जाओ, मैं खिलाता हूँ। मिंग ने दांत निकाला। वीवूजान उसे आंख दिखाई कि उसके साथ मत जाना। अब बेचारा बच्चा, उसे क्या पता कि वीवूजान क्या कह रहा है। तो जिंगी उसके पीछे पीछे चला गया। सीन शिफ्ट होकर 7:30 बजे पहुंचा। थोड़ा सा मुंह खोलो, लानजान जिंगी को सिखा रहा था। जिंगी ने अपना मुंह खोल दिया। आप बहुत अच्छे हैं, जिंगी ने उसे देखते हुए कहा। तुम भी बहुत अच्छे हो। लानजान ने उसके बालों को संवारा। आप चले जाओगे तो आप मुझे भूल जाओगे। जिंगी ने नूडल्स को खींचते हुए फिर से सवाल किया। मैं चला जाऊंगा तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे। मैं आपको कैसे भूलूंगा, आप मेरे बड़े भाई हैं। जिंगी ने बहुत मासूमियत से, बहुत प्यार भरे अंदाज में उसे जवाब दिया। मेरा वापस आने का कोई इरादा नहीं है। तो लानजान का ये था कि वो जाने के बाद कभी आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी उसका कुछ नहीं था। इसलिए वो फॉरेन कंट्री में ही सेटल होने की बातें सोच रहा था। मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा, लानजान ने जिंगी के बालों को संवारते हुए कहा। अंदर से हंसने की आवाजें आई। वे बूजान मिंग तो पता नहीं क्या मजा कर रहे थे। सीन शिफ्ट होकर 9 बजे के आसपास पहुंचा। मेरा बिस्तर लगा देना, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। दो बेड था और दोनों एक दूसरे में सटे हुए थे। ये दिन का दिखावा था। रात में जब लानजान वीवूजान सोने जाते थे, हाफ ऑफ बेड को अपनी अपनी तरफ खींच लेते थे। वो एक में सटाकर नहीं रखते थे, लेकिन मम्मा को तो यही पता है कि डबल बेड एक दूसरे के नजदीक रहता है।
अपना बिस्तर खुद लगा लो, लान जान ने उसे गुस्से में कहा। तुमने जानबूझकर ये सारी चीजें की, तुमने वो बातें मुझसे जानबूझकर कही थी। अब दिखाओ मैं देखूं किसका बड़ा है। लान जान उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। दैट्स मीन पिछले 24 घंटे से वी भूसियान उसी बात को लेकर बैठा था। विंग उसके सामने खड़ा था। बकवास है, लान जान ने उसे देखते हुए जवाब दिया। तो तुमने कहा क्यों? वी भूसियान ने उसके कॉलर को पकड़ लिया। अब तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारा बड़ा है, या तो तुम्हें कहना नहीं चाहिए था, या तो मेरे पैरों में गिर के माफी मांगो। तीनों ही चीजें घटिया हैं और मैं तीनों नहीं करने वाला हूँ। देखो लान जान, वी वूजिया ने लानजान का गला पकड़ा और उसे एक झटके से बेड पे पटका और उसकी गर्दन को दबा दिया और अपने घुटने को उसके पेट के ऊपर लगा दिया, जैसे कि लानजान हट ना पाए। ऑलमोस्ट वी वूजियान उसके ऊपर था। मुझे मजाक उतना ही पसंद आता है जितना कि किया जा सके, उतना नहीं। तुम मुझसे छोटे हो, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। माई फुट, लानजान ने उसे देखते हुए जवाब दिया। उसने वी वूजियान को धक्का देने की कोशिश की। तुमने इतना भी नहीं खाया है, बीइंग ने ब्लश करते हुए कहा कि लानजान उसे पटक भी नहीं पा रहा। मेरे ऊपर से हटो, मैं तुम्हें धक्का नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा सर खिड़की में जा लड़ेगा और फिर मम्मा मुझे डांटेंगी। वट आज तो मैं देख कर रहूंगा जो तुमने बातें कही हैं। बीबू जान अलमोस अपना हाथ डाउन पहुंचा देता है। लान जान के तोते उड़ गए जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि बीबू जान सच में देख कर रहेगा। बकवास है बीबू जान, तुम मेरे भाई हो, लान जान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। बात बीबू जान ने उसकी तरफ देखा। भाई नहीं होता तो? अब उसका सवाल ऐसा था कि लान जान उसे देखने लगा एंड बीबू जान उसे देखने लगा। व्हाट इफ अगर वो भाई नहीं होते तो क्या वो उसका देख सकता था? दोनों ही कंफ्यूज हो गए। लानजान को नहीं लगा था कि इसका ऐसा भी मतलब निकल सकता है एंड मीइंग भी इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गया। जैसे ही लानजान को लगा बीबूजान का ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हुआ, उसने बीबूजान को इतनी तेज से धक्का दिया कि ऑलमोस्ट बीबूजान खिड़की में जा लड़ा। भाई ना भी होते तब भी तुम मुझे ऐसा नहीं देख सकते हो, लानजान ने उसे गुस्से में कहा। फक यू, तुम्हें देखना कौन चाहता है? बीबूजान ने गुस्से में उठते हुए उसके कॉलर को फिर से पकड़ लिया। तुम्हें माफी मांगनी होगी जो तुमने कहा, या तो तुम साबित करो कि तुम्हारा बड़ा है। बेवजह ने उसे गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया और लानजान घुटने के बल नीचे जा गिरा। जब वो नीचे गिरा तो अचानक से उसे खांसी आई और वो अपना पेट पकड़ के खांसने लगा। पहले बेबूजान को लगा कि वो एक झटके से नीचे गिरा है, इसलिए उसे खांसी आ रही है, और लानजान को भी यही लगा था। लेकिन खांसी कुछ देर तक बंद ही नहीं हुई। 20 से 30 सेकंड वो लगातार खांसता रहा और एंड देन खांसी के साथ लानजान को अपने हाथ में ब्लड की कुछ छींटे दिखी, जिसे बेबूजान ने भी देखा था। हेट यू, ये बोलकर विभूजन वहां से चला गया। अब चूंकि वो लोग गांव में रहे थे, पढ़े बड़े थे, सब कुछ था, एक 16-16 साल के लड़कों को क्या पता होगा कि कुछ सिम्टम्स बहुत सीरियस होते हैं। बीइंग को यही लगा कि उसने लानजान को मारा इसलिए उसके मुंह से खून निकला, और यहाँ पर लानजान को भी यही लगा कि उसे चोट लगी इसलिए उसे खून निकला, इसलिए उसके मुंह से ब्लड आने को दोनों ने इग्नोर कर दिया। माँ, बीबूजान मैडम यू के गोद में अपना सिर रखे हुए था। मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, तो भला मैं उसे लड़ाई कैसे ना करूँ? देखो बीबूजान, पसंद करो ना करो, वो तुम्हारा भाई है। वो भी तो मुझे पसंद नहीं करता। दोनों के पसंद करने ना करने से कुछ नहीं होता है। तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो, ये बात याद रखो। बीबूजान ने अपनी मम्मा का चेहरा देखा कि आपको डैड से हिट नहीं होती है क्योंकि उसके डैड इस दुनिया में नहीं है। मैडम यू ने बीबूजान के चेहरे को देखा। जिससे मोहब्बत होती है उसे कभी हिट नहीं होती। अभी भी आप उनकी तरफ हैं। उन्होंने आपको चीट किया है, तब भी आप कैसे प्यार कर सकती हैं? प्यार तो अनकंडीशनल होता है विंग। हालांकि तुम्हारे डैड ने चीट किया या नहीं, इस बात पर मैं बोलना नहीं चाहूंगी। मैं उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। वो अपने मम्मा को देखकर कहने लगा। नफरत मत करो, वो तुम्हारे फादर हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ भी करेंगे। आपको पता है पूरा गाँव यही जानता है। लानजान मेरा भाई है, मेरी मम्मा के सौतन का बेटा है। कितना बुरा लगता है जब लोग हमें जज करते हैं। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती हुई। आपको लानजान से चिढ़ क्यों नहीं होती है? मुझे उसे देख के ही बहुत ज्यादा चिढ़ होती है माँ। मैडम यू ने गहरी सांस ली। तुम अभी ये सब समझने के लिए बहुत छोटे हो। उन्होंने बेबूजान को अपनी तरफ खींचा। अच्छा ये बताओ, पढ़ने के लिए कहाँ जाओगे? बीइंग ने गहरी सांस ली। उसके ग्रैंडपा काफी पावरफुल थे। मीन्स यहाँ बिलियनियर ट्रिलियनियर तो नहीं थे, लेकिन हाँ स्कूल से उनके कनेक्शन काफी अच्छे थे, सो दैट वो अपने बच्चों को आसानी से फॉरेन कंट्री भेज सकते थे। या तो जापान जाऊंगा, या तो फ्रांस जाऊंगा, या फिर पोलैंड जा सकता हूँ, या फिर स्लोवाकिया।
मम्मा हंस पड़ी। कोई एक तुम्हारी ड्रीम कंट्री नहीं है? भी बुजान उठ के बैठ गया। मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। एक्चुअली मैं जाना नहीं चाहता। अरे यार क्या करूं मैं इस लड़के का। वीबूजान अपनी मम्मा से चिपक गया। मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। आप उस लानजान को क्यों नहीं भेज देती मेरे ही जगह पर? हाँ वो तो जाएगा ही। वो कहाँ जाना चाहता है? वीइंग ने अचानक से पूछ लिया। वो? मम्मा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। तुम बताओ वो कहाँ जाना चाहता होगा? जैसा उसका सड़ियल सा शकल है, मुझे तो लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया जाएगा, जहाँ किम जोंग उन उंग रहता है। वीबूजान तो उसका नाम भी सही से बोल ना पाया। उसे वहीं गिरा दो बम पे। वीबूजान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैडम यू उसकी बातों पर हंस पड़ी। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो कहाँ जाना चाहता है? वैसे मुझे नहीं पता। रोमानिया। रोमानिया? पिंक का चेहरा एकदम से बदल गया। वो रोमानिया क्यों जाना चाहता है? तुम पता करो, मैं क्यों पता करूं? सोचो उसे रोमानिया क्यों पसंद होगा लानजान। वीबूजान रोमानिया। वीबूजान ने अपने मन में कहा। मेरा एक तो ज्योग्राफी इतना खराब है, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि मैप में रोमानिया है किधर पे। याद कर दे आजा याद। हाँ हाँ उसे याद आया। रोज के साइड कहीं रोमानिया है। उसे बस इतना ही याद आया। ये कौन सी बातें हुई? एक तो वो मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। उसकी पसंद में इतनी घटिया है। ओए तुमने रोमानिया क्यों चुना? बीबूजान उसके बगल में चेयर खींच के बैठ गया। पूरा परेशान करने के मूड में था। रात के 10 बजे लान मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। 15 दिन बाद एग्जाम शुरू हैं। वो इनको अलग ही सोच रहा था। व्हाट डू यू मीन? तुमने फॉर्म में फिल किया है कि तुम रोमानिया के लिए स्कॉलरशिप चाहते हो? हाँ क्यों? तुमसे मतलब? लानजान ने उसे देखते हुए कहा। मुझे जवाब चाहिए। क्यों? देखो लानजान। वीबूजान ने अपने बालों को संवारा, फ्लेक्स किया, क्योंकि वीबूजान के लंबे बाल थे। उसने लानजान के कॉपी पर अपना हाथ रख दिया। जब तक तुम बताओगे नहीं, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा। ये क्या बकवास है? मैं माँ को बुला लूंगा, एक ग्रैनी को। वट एवर, तुम जानते हो ना, मुझे कोई कुछ नहीं कहता, और कहता भी तो फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर भी बूजान उसे आंख मार दी। अब तुम ये बताओ कि तुम रोमानिया क्यों जाना चाहते हो? मैंने बस मैंने बस सुन रखा था कि मेरी माँ रोमानिया से थी। भी बोजियान बब्बा कर उसके मुंह पर हंस पड़ा। दान जान उसका चेहरा देखता रह गया। तो तुम अपनी मरी हुई माँ को तलाश करने जा रहे हो? वट अ जोक। उसने उसके चेहरे पर मजाक उड़ा दिया। तुम्हें अभी लगता है लांजन की तुम्हारी माँ जिंदा है? सोच अगर जिंदा होती तो तुम्हें यहाँ पर छोड़ के क्यों जाती? वो इस दुनिया में नहीं है। क्या मेरी माँ ने तुम्हें नहीं बताया? तुम किस दुनिया में जी रहे हो? सिर्फ इसलिए रोमानिया ले रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ वहां मिल जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस जानना चाहता हूँ कि मेरी माँ कैसे संस्कृति में रहती थी। अगर ऐसी बात है तो किताबें पढ़ लो, वहां जाने की क्या जरूरत है? वेइंग ने उसे तो चिढ़ा दिया। तुम नहीं समझोगे। लान जान ने जब देखा कि भी वो जान जा रहा है तो उसने जवाब दिया। वेइंग ने उसकी तरफ देखा। मुझे समझना भी नहीं है, मेरे पास मेरी माँ है, दैट इज इनफ। ये बोलकर वो बाहर चला गया। सबके पास उसकी माँ नहीं होती, ये बोलकर लान जान उस चेयर पे बैठ गया। उसने अपने ड्राइंग को उठाया। बचपन से लेकर आज तक वो आर्ट बनाया करता था। उसे बहुत अच्छा लगता था। हर बार वो फैमिली को बनाता, अपने भाई को बनाता। उसने डैड को नहीं देखा तो कभी भी डैड को नहीं बनाता, लेकिन माँ को जरूर बनाता। और जब भी वो मैडम यू को सोचकर बनाता, उसे उस आर्ट में कुछ अधूरापन सा लगता। ऐसा नहीं था कि उसे मैडम यू से प्यार नहीं था, फिर भी वो ये जानता था कि मैडम यू उसकी अपनी सगी माँ नहीं है। पेज का वो पन्ना लानजान को हमेशा खाली सा लगता। वो घंटों उस पन्ने को घूरता रहता और सोचता रहता, आखिर कौन से रंग हैं जो उसमें नहीं है? आखिर कौन सी चित्रकारी है जिसमें नहीं है? फिर उसे एहसास होता उसने सब कुछ बना दिया है, फिर भी उसका दिल पूरा नहीं है, क्योंकि उसके पास उसकी माँ नहीं है। उस फैमिली में वो सबको पोर्ट्रेट कर सकता था, लेकिन उस माँ को कैसे पोर्ट्रेट करता जिसे उसने कभी देखा नहीं है? उसके बड़े भाई ने एक दो बार उससे जिक्र किया है। वैसे तो लांजन हमेशा उसे जिद किया करता था, मुझे बताओ मुझे बताओ। एक दो बार जब उनके मुंह से निकल गया। अब लांजन को नहीं पता कि सच कितना सच है, लेकिन ये पता है कि रोमानिया उसने सुन रखा है। हालांकि वो जानता है उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो खुद को धोखे में रखना चाहता है। इसलिए वो किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करता। वो जब भी किसी से कुछ कहता है, लोग उसका मजाक बना लेते हैं, ये सोच कर कि वो किस दुनिया में जी रहा है। और फिर लान जान के अंदर लोगों से फोबिया हो ही गया। ना तो उसके कोई दोस्त है और ना वो दोस्ती बनाना चाहता है। वो काफी हद तक इंट्रोवर्ट लड़का है। तुम नहीं समझोगे।
वीवूजान के जाने के बाद वो घंटों उदास रहा। वो दोबारा पढ़ ना सका और एंड देन उस रात वो बिना खाए सो गया। सीन शिफ्ट होकर कॉलेज में पहुंचता है। सबको स्टूडेंट की आईडी कार्ड दी गई थी। आईडी कार्ड के बिना उन्हें एंट्री नहीं मिलने वाली थी। वीवूजान को उसका आईडी कार्ड मिला। बहुत क्यूट सा दिख रहा था और वैसे भी वीवूजान के पास फ्लेक्स करने के लिए कुछ हो ना हो, उसके पास उसकी क्यूटनेस इनफ थी। बहुत प्यारा लड़का था जो कोई भी उसे देखता अपनी आह भर लेता था। पूरे गांव में वीवूजान सबसे सुंदर लड़का माना जाता था। उसके बाल इतने सिल्की थे कि उसे कभी भी बालों में अलग से कोई केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। गोरा चिट्टा पतला सा लड़का था, 16 साल का, और क्यूटनेस पूरी उफान पर थी। सीन शिफ्ट होकर उस दिन लंच टाइम में पहुंचा। लानजान क्या हम यहाँ पर बैठ जाएं? कॉलेज के कुछ बुली बॉयज लानजान के बगल में बैठ गए। वैसे लानजान कम बुली नहीं था, लेकिन जबरदस्ती उंगली उतना नहीं करता था। जब उसे फ्री टाइम होता तभी ही वो किसी लड़ाई झगड़े में आता था। बैठ जाओ, लानजान ने सामने वाले लड़के को बैठने के लिए कहा। वो लानजान का क्लासमेट नहीं था, लेकिन वो उसका सीनियर था। तुम कॉफी कब से पीने लगे? कभी कभार पी लेता हूँ, लानजान ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। असल में लानजान की नज़र खिड़की से बाहर उस चिड़िया पे थी जो डाली पर बैठी हुई थी और चहक रही थी। अबे यार फक! बाहर से बहुत क्यूट आवाज आई। इतना फक फक वाली बातें तो बस वीवूजान ही किया करता था, जो अपने दोस्तों के बीच बैठकर उस अमरूद को तोड़ने की कोशिश कर रहा था जिसकी डाल पर वो चिड़िया बैठी हुई थी। वो अमरूद का पेड़ था और उसमें बहुत सारे पके पके से अमरूद लगे हुए थे। वैसे तो वीवूजान का घर जहाँ पर था, कोई भी फल ऐसे नहीं थे जो आसपास मिलता ना हो, बट अभी शर्त लगी थी और वीवूजान को वो येलो वाला ही अंगूर अपने लिए, मतलब कि अमरूद अपने लिए चाहिए था। इसलिए वो उसे तोड़ने के लिए चढ़ गया था, बट उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था और वो चिल्ला चिल्ला कर 2-4 बार बोल चुका था। जिस तरह वीवूजान ने लानजान का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, उस तरह वीवूजान ने उन लड़कों का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। यार, ये लड़का कितना कमाल का है। लानजान के बगल में बैठा हुआ वो लड़का उसके बारे में बोल देता है। लानजान ने घूमकर उस लड़के की तरफ देखा। क्यूट है बहुत ज्यादा। उसने तुरंत ही वीवूजान को एडमायर किया। लानजान ने फिर से खिड़की के बाहर देखा। इसे जब भी देखता हूँ मेरे दिल की घंटियां बजने लगती हैं, दूसरा लड़का जवाब देता है। पहले लड़के ने उस लड़के की तरफ देखा। तू गे है क्या? वीवूजान को देखकर गे बनने का मन नहीं होता तुम्हारा? उस लड़के ने तुरंत जवाब दिया। भाई सच में तू गे है क्या? वो ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। दूसरा लड़का मुस्कुराने लगा। ऐसे कोई बात नहीं है, बट वो मुझे अप्रोच करे, ये एक मौका दे तो गे अभी बन जाऊंगा। यार, उसमें क्यूटनेस तो मानना पड़ेगा। उसके लिप्स, जैसे ही ये बात हुई थी, एकदम से कोई उठने की आवाज आई। असल में वो लानजान अपने चेयर से उठ पड़ा था। उसके लिप्स व्हाट डॉट डॉट डॉट, उनकी बातें वहीं पर रुक गई थी। लानजान ने उन लोगों को देखा। देखो वांग जी, हमें मालूम है कि तुम अपने भाई को पसंद नहीं करते हो। हम तो बस उसकी तारीफ कर रहे हैं। तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैं गुस्सा नहीं हूँ, ये बोलकर लानजान मुड़ा। ओह, तो तुम भी मानते हो तुम्हारा भाई काफी सेक्सी है? और नेक्स्ट मोमेंट पे वो पर्सन नीचे गिर गया, क्योंकि लानजान ने घूमकर उसके मुंह पर मुक्का मार दिया था और उसका एक दांत टूट गया था, जिसकी वजह से उसके मुंह में खून आया और ब्लड आसपास गिर गया था। थोड़ी ही देर में पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया जब ये खबर दौड़ गई कि लानजान ने उस लड़के का मुंह फोड़ दिया है। टीचर सामने खड़े थे एंड लानजान अपनी नजरें नीचे करके खड़ा था। अबे भाई, उसे क्या हुआ? वीवूजान को जब ये खबर मिली तो मजाक उड़ाते हुए उस तरफ आने लगा। निये ने बताया कि लानजान ने किसी को मारा है। चलो आज देखते हैं, मजा आएगा। वैसे भी उसे डांट बहुत दिन से नहीं पड़ी। लानजान, आखिरकार उसे मारने की वजह क्या थी? तुम ऐसे ही, ये सब कुछ तुम्हारे फादर का नहीं है, समझे? तुम इस तरह किसी पर अपनी दादागिरी नहीं दिखा सकते हो। एक तो वीवूजान, दूसरे तुम। मैंने क्या किया? जैसे ही टीचर कहने वाले थे, एक भाई वीवूजान जो कि नाक में दम करके रखता है, एंड दूसरा लानजान जो सबको मारता फिरता है। इससे पहले ही वीवूजान ने ऑब्जेक्शन जता दिया कि आखिरकार उसने क्या किया है, उसका नाम क्यों लिया जा रहा है। हालांकि टीचर का मूड नहीं था कि वीवूजान को जवाब दे। मैंने कुछ नहीं कहा था, दूसरे लड़के ने जवाब दिया। लानजान ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। विंग उन दोनों को देख रहा था। जियानचिंग गुस्से में खड़ा था कि लानजान ने फिर से कांड कर दिया। एग्जाम होने वाले हैं, इन बच्चों को तो सब्र ही नहीं है।
जियान चिंग तो 1 साल पहले ही फॉरेन कंट्री चला जाता, लेकिन उसने अपने साइंस को रिवर्स करा लिया क्योंकि साइंस में उसके नंबर अच्छे नहीं थे और जियान चिंग इंग्लैंड जाना चाहता था, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप में उसे इतने अच्छे मार्क्स आए नहीं थे और जिसकी वजह से स्कूल उसे अपने अकॉर्डिंग फॉरेन कंट्री भेज रहा था और जियान चिंग वहाँ जाना नहीं चाहता था। तो उसने फिर से फॉर्म फिलअप किया और फिर से उस साइंस का एग्ज़ाम अब देगा। मैंने बस वीवूजान को एडमायर किया था। तीसरे लड़के ने आखिरकार कबूल लिया। एडमायर किया था या गंदे कमेंट किए थे। लानजान ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। फक भाई, इसकी लग गई। निये ने वीवूजान के कंधे पर हाथ रखा। हाँ तो इसके पिछवाड़े में आग क्यों लग रही है? अगर उसने मुझे कुछ कहा तो? वीवूजान तो अलग ही हवाई बना हुआ था। लानजान ने उसकी तरफ देखा। थोड़ी सी वीवूजान की आवाज उसके कानों में जा पहुंची थी। मुंह बंद करके खड़े रहो। टीचर ने वीवूजान को डांटा। सच सच बताओ कि तुमने कौन सा कॉम्प्लीमेंट दिया था? मैंने बस वीवूजान की तारीफ की थी। वो दिखने में बहुत ज्यादा प्रीटी है। वीवूजान ने मुंह घुमाया, ब्लश कर गया। ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा प्रीटी है। प्रीटी कहना अलग बात है, किसी के लिए बैड कमेंट करना अलग बात है। लानजान उसे देखते हुए आर्ग्यू किया। टीचर ने लानजान को गुस्से में देखा। तो तुम ही बता दो कि उसने क्या कहा था। मैं इतने गंदे अल्फाज उसके लिए यूज नहीं करता हूँ, झूठा कहीं का। वीवूजान जो कि वहीं खड़ा था, मुझे मालूम है कि लानजान गंदे अल्फाज तो क्या गंदी गंदी बातें भी कर लेता है। अभी वो बहुत अच्छा बन रहा है। मैंने सुना था कि इस लड़के ने क्या कहा था। तभी एक लड़की बोल पड़ी। असल में उसका क्रश लानजान पे था एंड वो लड़की वहां पर खड़ी हुई थी। वो ईमानदार थी। उसने सुना था बात यहाँ लानजान की नहीं थी बट सच की बात थी, इसलिए वो बोलना चाहती थी। इसने कहा था कि वीवूजान बहुत सेक्सी है और लानजान से ही कहा था कि तुम्हारा भाई सेक्सी है। वाट? टीचर के तोते उड़ गए थे। एक जमाने में टीचर को भी एक लड़का ही पसंद आता था बट वो एक जमाना था, अब वो जमाने चले गए। अब यहाँ पर नए नए रंग बिरंगी चीजें आ रही हैं। टीचर को तो समझ में आ रहा है कि दिल किसी पे भी आया जा सकता है बट डायरेक्टली ये सुनना, ये तुम क्या बकवास बातें कर रहे थे? हाँ, लड़का हो या लड़की ऐसे कमेंट पास करना चाहिए। किसी को एडमायर करना अलग बात है और तुम ऐसे सेक्सी सेक्सी की बातें लेकर बैठे हुए हो। टीचर ने उस लड़के को एक लाइन से हड़की में ले लिया। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस वीवूजान को, तुम वीवूजान को क्या, मैं बस उसे पसंद करता हूँ। हे अब वीवूजान फटाक से मुंह पे हाथ रख लेता है। अबे भाई ये क्या हो गया? ये प्रपोजल हो गया। सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे। तो स्कूल में इतिहास बनने वाला था। पहली बार किसी लड़के ने किसी लड़के को प्रपोज किया इनडायरेक्टली। मैं बस उसकी तारीफ करना चाहता था, गलती से निकल गया। व्हाट? वीवूजान इतना ज्यादा नर्वस हुआ कि लानजान ने उसके चेहरे को देखा। बातें कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी। लानजान को लगा था डांट पड़ेगी, यहाँ तो उल्टा लवेरिया वाली चीजें चल रही थी। पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि तुम बैड कमेंट करोगे। जो तुमने कहा वो कहीं से भी ठीक नहीं था। कोई सेक्सी लगे ये गलत बात नहीं है, उसे इस तरह से कहना ये बहुत बुरी बात है। अगर वो तुम्हारा पार्टनर होता तो तुम अकेले में उसे एडमायर कर सकते थे। तुम इस तरह सरेआम उसके भाई से बातें नहीं कह सकते हो। तुम्हें उसके भाई से माफी मांगनी होगी। लड़के ने लानजान से माफी तो मांग ली थी बट ये बात अब फैल गई कि वीवूजान को प्रपोजल मिल गया। वीवूजान को प्रपोजल मिल गया। अबे भाई तेरी किस्मत। खेत खलिहान में पड़ा नीये जोर जोर से हंस रहा था। बेचारा घुटने घुटने पानी में गिर पड़ा था। पूरा गंदा हो गया था उसका कपड़ा बट हु केयर्स, किसे पड़ी हुई थी। मतलब वीवूजान को प्रपोजल मिला, वो भी एक लौंडे से। ये बात नीये को तो पच ही नहीं रही थी। इतना हंस रहा था कि वीवूजान का मजाक उड़ाया जा रहा था, उड़ाया जा रहा था। भाई कभी सोचा नहीं था यार तुम्हारे सामने एक लड़का आएगा और दिल खोलकर शाहरुख खान बन जाएगा। आई थॉट कोई लड़की मिल ही जाएगी। भाई तू खुद ही प्रीटी है बट सोचा नहीं था, मतलब लड़का मिलेगा ये तो मैं जानता था बट इतनी जल्दी। बकवास बंद करो। वीवूजान ने ब्लश करते हुए उसे रोका। यू लाइक हिम? तुरंत ही नी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सट अप माय फुट, मैं उसे लाइक करूंगा। भाई तेरा टेस्ट क्या है? आई डोंट नो। उसने कंधे उचकाए। बकवासबाजी चल रही थी। पीछे से लानजान और जियान चिंग तब तक वहां पर आ पहुंचा। तुम दोनों स्कूल से 1 घंटे पहले निकले थे और तुम दोनों अभी भी यहीं पर हो। तुम लोग रेंग रहे हो या चल रहे हो? तुम्हें क्यों लग रही है? वीवूजान ने पलटकर निये को जवाब दिया। मुझसे जुबान मत लड़ाना। गुस्से में जियान चेंग ने सबको डांट दिया। और तुम खड़े क्या हो? रास्ता दोगे तब तो जाऊंगा। लान जान तो बेचारा जबरदस्ती घुन की तरह पिस जाता था। वो तो बोल भी नहीं रहा था। पतला सा रास्ता था। आगे वीवूजान और निये चल रहा था। सबसे आगे था जियान चिंग, इसके बाद वीवूजान और निये, और सबसे पीछे था लानजान, जिसे उन दोनों की बातें साफ साफ सुनाई दे रहे थे। तुम उसके प्रपोजल का क्या जवाब देने वाले हो? निये ने उसके कंधे से कंधा लड़ाते हुए कहा। फक, मैंने इस बारे में नहीं सोचा।
तुम कब सोचोगे? अभी मेरे पास टाइम नहीं है। भाई, कुछ चीज़ों के लिए टाइम नहीं बल्कि निकालना पड़ता है। वो इतना बुरा नहीं है, वीबूजियान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। तभी तो कह रहा हूँ कि प्रपोजल एक्सेप्ट करने में देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे प्रपोज करना नहीं आता। लानजान की नज़र कभी नी के चेहरे पर जाती, कभी वीवूजान के चेहरे पर जाती। जैसे जैसे वो दोनों बात कर रहे थे, लानजान एक एक बातें सुन रहा था। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। रात में वीवूजान खिड़की के पास खड़ा था। अब जैसा कि टीनेजर एज में होता है, अगर कोई प्रपोज करे, करीब आए, तो इंसान थोड़ा बहुत उन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। क्या सच में मुझे बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए? वीवूजान ने खिड़की के पास बैठे हुए इस बारे में सोचा। वहीं लानजान अभी कमरे में नहीं आया था। लेकिन मैं कैसे जानूं वो मेरे टेस्ट है या नहीं? आई मीन, प्रपोज करना अलग बात है, मैं उसे चाहता हूँ या नहीं ये भी तो देखा जाएगा। हाँ वीबूजान, पहले तो एग्जाम देना है। हाई स्कूल करीब है और पास नहीं हुआ तो फिर फॉरेन कंट्री कैसे जाऊंगा? उसकी बैग कैसे चलाऊंगा? तब तक लानजान इंटर हुआ। हे, वींग ने उसे पुकारा। लानजान ने उसकी तरफ देखा। तुमने उसे क्यों मारा? वो मेरा लवर है, वीबूजान ने फ्लक्स किया। सो व्हाट? लानजान ने उसे देखते हुए कहा। तुम्हारा जीजा हुआ। बकवास है, लानजान ने उसे देखते हुए कहा। तुम उसे जीजा नहीं बोलने वाले? वीबूजान उसके सामने आ गया। माय फुट, जीजा और मैं, और उससे 7 जन्म में भी नहीं। तुमने उसे मारा क्यों? वीइंग ने गुस्सा किया। बैड कमेंट किया था। ये बैड कमेंट नहीं था, वो मेरा पार्टनर बनने वाला है, वो इतना कह सकता है, मुझसे नहीं कह सकता। लानजान उसे देखते हुए कहा। क्यों नहीं कह सकता? वो मेरा लवर है, तुम्हारा होगा। लानजान उसे देखते हुए गुस्सा किया। इतना उखड़े उखड़े से क्यों हो? वीबूजियान ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। लानजान ने उसका हाथ ही हटा दिया। हैं? इसे क्या हुआ? पढ़ाई छोड़कर लानजान बाहर ही चला गया था। बकवास है। वीबूजियान बेड पे लेट गया। उससे तो परेशान किए बिना मुझे नींद भी नहीं आती। जबरदस्ती तकिया अपने खोपड़ी पे रख लिया कि कुछ जल्दबाजी कर दी। अभी ना परेशान करता तो रात में मजा आता कन्वर्सेशन करने में। सीन शिफ्ट होकर अगले दिन पे पहुंचा। साइंस का एग्जाम सबसे इम्पोर्टेंट था। अगर कोई बच्चा साइंस में फेल है तो इसका मतलब कि हाई स्कूल का स्कॉलरशिप के फाइल आगे बढ़ाई नहीं जाएगी। और वीबूजान का प्लान ही यही था कि लानजान के साइंस के पेपर को छुड़वा देगा। उस दिन लानजान को बुखार आ गया था। रात में उसे उल्टियाँ भी हुई थी। जब उल्टी हो रही थी तब बहुत बारिश हो रही थी। वो भीग भी गया था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि जबरदस्ती उसकी वजह से घर वाले परेशान हो। इसलिए जब तक उल्टियाँ हो नहीं गई उसने किसी को पुकारा नहीं। तुम बीमार हो तो दवा क्यों नहीं लेते हो? वीबूजान ने खिड़की से देख लिया था कि लानजान को बहुत ज्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, लेकिन उसने अपनी माँ को नहीं बताया। मैं बीमार नहीं हूँ। लानजान अपनी किताबों को खोलते हुए कहता है। तुम्हारी शक्ल से ही लग रहा है कि तुम बीमार हो। वटेवर, ये बोलकर वीबूजान बाहर चला गया। सीन शिफ्ट होकर अगले दिन पे पहुंचा। 2 दिन से उसका बुखार 7वें आसमान पे पहुंच गया था। बेटा, तुम्हें बुखार था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैडम यू ने उसे काढ़ा दिया, उसे प्यार किया और उसके माथे पर अपना हाथ रखा। मैं बहुत थक गया हूँ। लानजान, जो कि ब्लैंकेट खींच के लेट गया था, उसे बहुत टायर्डनेस फील हो रही थी। उसका बुखार नहीं जा रहा था, ऊपर से एग्जाम सिर पे था और ऊपर से पढ़ाई भी कर रहा था। सीन शिफ्ट होकर तीसरे दिन पे आया। वीबूजान, तुम उसके साथ सिटी चले जाओ ना। देखो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? छोटे बच्चे को भी बुखार है, लेकिन लानजान को ज्यादा है। तुम चले जाओ, उसके साथ जांच करवा के आओ। मैं नहीं जा सकती सिटी और ग्रैनी भी नहीं जा सकती, और लानजान के भाई को आने में भी टाइम है। वो मर जाए, मुझे इससे क्या है माँ, मैं नहीं जाऊंगा उसके साथ। वीबूजान ने अपना पैर पटकते हुए कहा। आवाज लानजान के कमरे तक आ रही थी। वो इतना बुखार में तप रहा था कि उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि ये बोले कि कन्वर्सेशन ना करो, बहस ना करो, उसे कहीं भी नहीं जाना। वो किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हारी वजह से मुझे जबरदस्ती तुम्हारे साथ जाना पड़ रहा है, वीबूजान उसके बगल में बैठते हुए कहता है। मैं नहीं चाहता, लानजान ने धीरे से जवाब दिया। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी पर बोझ बनूं। लानजान ने उसे देखते हुए कहा। मैं अकेले चला जाऊंगा। माँ को डर है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम मर जाओगे तो क्या होगा? हमें खबर भी नहीं मिलेगी। उसने कंधे उचकाए। लानजान ने उसकी तरफ देखा। एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच आई। न वीबूजान को गिल्ट था और न लानजान ने उससे कोई शिकायत की। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। संडे का दिन था और फिर मंडे से एग्जाम थे, तो मैडम यू की फोर्स करने पर वीबूजान लानजान के साथ सिटी चला गया था। देखो, मैं मेडिकल के अंदर नहीं जाऊंगा। तुम्हें खुद ही ब्लड देना होगा, खुद ही जांच करवानी होगी। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है हॉस्पिटल में। मैं तो कभी हॉस्पिटल नहीं आऊंगा, चाहे जो कोई भी बीमार हो जाए। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। वीबूजान मेडिकल के बाहर ही रहा। मतलब सिटी से सटा हुआ जो छोटा सा हॉस्पिटल था, वो वहीं पर गए हुए थे।
लानजान अंदर पहुंचा। तुम्हें बुखार कब से है? डॉक्टर ने उससे सवाल किया। लगभग 1 हफ्ते से, लेकिन इससे पहले भी कई बार आ चुका है, लेकिन इस बार आया तो जा नहीं रहा। तुमने पहले दवाइयाँ नहीं ली। तुमने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात की थी। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जांच कराने के लिए लेकर क्यों नहीं आए? लानजान ने उनका चेहरा देखा। पेरेंट्स लाते हैं? उसने सवाल पूछा, और एक ही पल में डॉक्टर को इस बात का एहसास हो गया कि उस लड़के के पेरेंट्स उसके पास नहीं हैं, वरना उसे जवाब पता होता कि पेरेंट्स केयर करते हैं। मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। जवाब में लानजान ने बस इतना ही कहा। मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि मैं बीमार हूँ। तुम्हें टाइम टू टाइम यहाँ आने की जरूरत है। वैसे अभी तो मैंने तुम्हारा ब्लड ही लिया है, रिपोर्ट आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ, तुम आते रहोगे तो मुझे पता चलता रहेगा, और अगर ज़्यादा परेशानी होगी तो तुम्हें बड़ी सिटी जाना होगा। वैसे मैं तुम्हारी रिपोर्ट को बीजिंग भेज दूंगा। कितने पैसे लगेंगे? लानजान ने अगला सवाल किया। ज़्यादा पैसे तो नहीं लगेंगे, तुम्हारे पास नहीं है क्या? मेरी माँ ने कुछ पैसे दिए हैं, लानजान ने जेब से नोट निकालते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम स्टूडेंट हो ना, कुछ पेपर्स स्टूडेंट के उस पर भी लग जाएंगे। मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। फिलहाल ये दवाइयाँ लो। वैसे मुझे लगता है मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तुम्हारे साथ कोई आया हो तो उसे अंदर भेज दो। मेरे साथ कोई नहीं आया। लानजान जानता था कि वीवूजान ध्यान से नहीं सुनेगा। मैं हूं ना। तब तक वीवूजान आ गया था। तुम जाकर इंतजार करो, मैं तुम्हारे भाई से बात करता हूँ। छीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। तुम्हारे भाई को बुखार है, तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए? मैं उसका नौकर नहीं हूँ जो मैं उसे लेकर आऊंगा। माँ ने कहा था कि डॉक्टर से पूछ लेना उसे हुआ क्या है, इसलिए मैं अंदर तक आया हूँ। तुम अपने भाई के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? वो मेरा सगा भाई नहीं है, इसलिए मुझे उससे प्यार नहीं है। मैं उसे बस नफरत करता हूँ। देखो वीवूजान, डॉक्टर ने उसका नाम पूछते हुए कहा। वींग ने उसकी तरफ देखा। हर जगह लड़ाई झगड़े अपनी जगह होते हैं, कुछ इंसानियत भी होती है। वो बीमार दिख रहा है। मैं अभी दावे से तो नहीं कह सकता हूँ कि उसे क्या हुआ है। इतना जरूर कहूँगा कि ये नॉर्मल बुखार नहीं है। ठीक है, क्या करना होगा? उसका ख्याल रखना होगा। उसे दवाइयाँ देनी होगी टाइम टू टाइम। माँ को कहना कि उसका ख्याल रखें और उसे जांच कराने के लिए, चेकअप कराने के लिए शहर लेते आए। सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? जब वो वापस आ रहे थे तब वीइंग ने उससे कहा कि वो अपना ख्याल रखे। मैं अपना ख्याल रखूंगा। माँ को मत बताना कि डॉक्टर ने टाइम टू टाइम हॉस्पिटल आने के लिए कहा है। मैं बता दूंगा, वीबूजान उसे देखते हुए कहा। क्या थोड़ी देर रुक जाएं? लानजान पैदल चलते चलते काफी थक गया था। भले ही वो टैक्सी कर सकते थे, बट सिटी के किनारे से उसके टाउन यानी उसका घर जहाँ पर था वो सबसे दक्षिणी इलाके में था, तो कहीं ना कहीं उसे एक नदी और जंगल पार करना पड़ता था। लानजान काफी थक चुका था। देखो वांग जी, मेरे दोस्तों के साथ कुछ हुकअप प्लानिंग है। मुझे इवनिंग में बाहर जाना है, थोड़ा जल्दी चल लो। मैं नहीं चल पा रहा, लानजान उसे देखते हुए कहता है। तुम बहुत कमजोर हो, वीबूजान उसे सुनाया। खैर, वो उस जगह रुक गया। पूरे 20 मिनट वीबूजान उसे सुनाता रहा। तुम्हारी वजह से ये, तुम्हारी वजह से वो, तुम्हारी वजह से ये, काफी कुछ बातें। और जब उसने पलट कर लानजान को देखा, वो काफी हताश, काफी थका हुआ दिखा। जैसे जैसे वो वीबूजान की बातें सुन ही ना रहा हो। शायद उसे ज्यादा तकलीफ थी। तुम ज्यादा परेशान हो, मैं तुम्हें उठा सकता हूँ। हमें घर चलना चाहिए। बीइंग ने उसका चेहरा देखते हुए कहा। मैं चल सकता हूँ। और फिर उसने एक बार फिर से हिम्मत की। शाम तक लानजान घर आ गया। दवा लेने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी दुरुस्त हुई। रात में उसने थोड़ी सी पढ़ाई की। सुबह उठकर वो फिर से पढ़ने चला गया, मतलब कि एग्जाम देने चला गया। और फिर इसके बाद से लानजान का बुखार थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। हालांकि बुखार पूरी तरीके से गया नहीं था। सीन शिफ्ट होकर साइंस के एग्जाम में पहुंचा। लानजान जो कि पुल पर क्रॉस कर रहा था, पीछे वीवूजान था। अरे बाप रे! वीवूजान का पैर फिसला और लानजान ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। लानजान, मेरा पैर! और वीवूजान जो कि पत्थर पे जानबूझकर पैर रखता है, वो इतने झटके से गिरा लानजान के ऊपर कि लानजान के हाथ में जो बैग था वो एक झटके से उसके हाथ से छूटा और बड़े पुल से नीचे नदी में गिर गया। उसके आईडी कार्ड उसके लिए इतने इम्पोर्टेंट थे। बिना 1% सोचे लानजान उस पानी में छलांग लगा देता है, ये सोच कर कि वो अपने बैग को पा लेगा। और वीबूजान और निये और जियानजिंग की सांसें अटक गई। वीबूजान ने इंटेंशनली किया था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी लानजान पानी में कूद जाएगा। लानजान काफी हद तक तैरते हुए उस बैग को पकड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि चेंग बड़ा था, उसे इस बात का डर था कि कहीं लानजान डूब न जाए, तो उस जगह चेंग भी पानी में छलांग लगा देता है
अब विभूजान को डर लग गया कि अगर चेंग को कुछ हो गया तो। एंड देन गांव वालों में खबर हो जाती है और जो नदी के किनारे कुछ काम कर रहे थे वो भी नदी में कूद जाते हैं। फाइनली लानजान को पानी से बाहर लाया गया। वो बहुत ज्यादा पानी पी चुका था। उसके पेट पर हाथ रखते ही पानी मुंह से बाहर आ गया। वो किताबें तो पकड़ नहीं पाया था। उसके हाथ से उसके सपने चले गए थे। उसने जब उसे होश आया तो उसने बस विभूजान की तरफ देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि विभूजान ने शायद सच में किया हो, लेकिन वो यकीन नहीं कर पाया कि कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है। इसलिए लानजान को ये गलत फहमी लगी और उसने बस आंसुओं के साथ सबको देखा। सीन शिफ्ट होकर रात में पहुंचता है। वो मैडम यू के पैरों पर अपना सिर रखकर फूट फूट के रो रहा था और वो बार बार यही कह रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा है। एक तो आजकल उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है और ये बहुत बुरा है। वो 1 साल का इंतजार नहीं करना चाहता था। अब वो फेल हो जाएगा क्योंकि उसके पास उसकी आईडी कार्ड नहीं थी, जिसकी वजह से उस दिन उसे एंट्री नहीं मिली और पानी में डूबने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब हुई। गांव वाले उसे घर लेकर आ गए थे। रोना बंद करो वांग जी, हर चीज का एक सही वक्त होता है। उस दिन विभूजान को थोड़ा तो बुरा लगा। उसने सोचा नहीं था कि चीजें इतनी सीरियस हो सकती हैं। वो बस 16-16 साल के थे जिनके ऊपर बस नफरत की चीजें हावी थी और वो बहुत डीपली एक दूसरे के बारे में नहीं सोच पा रहे थे। बट अच्छी बात यह थी कि लानजान को यकीन था कि विभूजान ये नहीं करेगा। लानजान रात भर रोता रहा। अगले दिन वो उठा लेकिन पहले से ज्यादा बीमार दिख रहा था। एक तो उसका एग्जाम छूट गया था। उसकी एक होप चली गई थी। 1 साल उसे और इंतजार करना पड़ेगा। ये सोचकर वो और ज्यादा घुटा जा रहा था। विभूजान के सारे एग्जाम हो चुके थे। एग्जाम के बाद 1 महीने की छुट्टियां थी, समर की छुट्टियां, और ये सारे हाई स्कूल में होते थे तो वहां भी होते थे। उस दिन सब लोग फिश पकड़ने जा रहे थे। वैसे वहाँ शौक से फिश पकड़ने जाते हैं। ग्रैनी भी उनके साथ जाया करते थे। ये बस शौक था, वरना वो फिश मंगा के भी खा सकते थे। लानजान पत्थर पे बैठा नदी की तरफ देख रहा था। नदी कितनी आजाद है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जब इंसान को आज़ादी नहीं मिलती है, डू वट एवर यू वांट, जब तुम अपनी मनमर्जी का नहीं कर सकते हो, ये बस तुम्हारा दिल कहता है लेकिन तुम ये बातें कर नहीं पाते हो, तो कहीं ना कहीं अंदर से एक घुटन थी। लानजान जब नन्हा था तो उसे अपने मम्मा की याद बहुत आती थी। मैडम उसे बहुत प्यार करती थी लेकिन वो उसकी माँ नहीं थी। ये बात उसके दिल में बचपन से ही बैठी हुई थी और बचपन से लेकर आज तक उसका बस एक ही ड्रीम था, वो रोमानिया जाएगा। हालांकि उसकी माँ मर चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नन्हा बच्चा इस बात को मान बैठा था कि खोजने पर तो खुदा भी मिल जाते हैं तो उसे उसकी माँ मिलेंगी। ये बातें वो किसी से नहीं कहता था। वो उस जगह नदी को देखते देखते रोने लगा कि वो कब तक ताने सुनेगा। और वैसे भी लानजान का बड़ा भाई जेबुजुन महीने में 1 बार आते थे। वो यहाँ पर आते थे, पैसे देकर चले जाते थे। लानजान हमेशा ही अकेला महसूस करता था। कहीं ना कहीं उसे एक फैमिली चाहिए थी। हाँ, उस घर में फैमिली तो थी, लेकिन वो फैमिली नहीं जो लानजान चाहता था। वो रो पड़ा इन सब बारे में सोचकर। सीन शिफ्ट होकर रात में पहुंचा। लानजान मम्मा के साथ नूडल्स बनवा रहा था और सबको निकाल निकाल के बाउल में दे रहा था। जब उसने मिंग को बाउल में नूडल्स दिया, जैसे ही वो मुड़ा, अचानक से उसका पैर फिसला और वो नीचे जा गिरा। जब वो नीचे गिरा तो उसे खांसी आई और वो अपना पेट पकड़ के खांसने लगा और देखते ही देखते फर्श पर उसके मुंह से आया हुआ ब्लड सब तरफ फैल गया। हालांकि कुछ देर पहले ही उनके बीच लड़ाई हुई थी, तभी विभूजान उसे मार दिया था। तब लानजान का एक दांत थोड़ा सा हिलने लगा था तो मैडम यू को यही लगा कि दांत टूट गया है। जल्दी जल्दी से लानजान ने मुंह साफ किया। सबको इस बात का अंदाजा नहीं था कि छोटी चीजें बड़ी हो सकती हैं। उस दिन लानजान को बहुत तेज का बुखार आया। सीन शिफ्ट होकर अगले दिन पे पहुंचता है। जियान चिंग अपने पेपर्स वगैरह को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। उसे इंग्लैंड जाना था और विभूजान के भी पेपर्स थे, क्योंकि ऑफकोर्स विभूजान ने भी हाई स्कूल निकाल ही लिया था। ऑलमोस्ट बस रिजल्ट आने बाकी थे, तो उससे पहले भी बहुत ज्यादा लिखत पढ़त थी। इस चक्कर से जियान चिंग को बार बार सिटी जाना पड़ रहा था। लानजान का बुखार पूरी रात उतरा नहीं था, तो अगले दिन मम्मा ने कहा कि उसकी रिपोर्ट आ गई होगी। पूरे 10-15 दिन बीत गए हैं। विभूजान को उसकी रिपोर्ट ले आनी चाहिए। मैं नहीं जाने वाला। उस दिन विभूजान बहुत ज्यादा गुस्सा था। अगर तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? तुम उसके बड़े भाई हो, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए।
मैं जबरदस्ती का भाई हूँ, मैं उसका सगा भाई नहीं हूँ, मैं उसे भाई जैसा प्यार नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी नहीं करूँगा। ग्रैनी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दीबूजान को ग्रैनी के लिए दवा लाना था। इस चक्कर से फाइनली उसने एक दिन बाद जाने के लिए हाँ कर दिया। लानजान ने कहा कि वो वीवूजान के साथ जाएगा। वो नहीं चाहता कि वीवूजान अकेले जाए। वीवूजान ने कहा वो चल नहीं सकता, वो कैसे उसके साथ इतनी दूर आएगा। सीन शिफ्ट होकर सिटी पहुंचता है। लानजान की रिपोर्ट आने में अभी थोड़ा सा वक्त था, मतलब डॉक्टर अभी बताने वाले थे रिपोर्ट देखकर कि आखिरकार उसे हुआ क्या है। वैसे उसने ग्रैनी के लिए दवाइयाँ ले ली थी। ग्रैनी की तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्हें शुगर की प्रॉब्लम थी। लास्ट बार ही डॉक्टर ने कहा था अगर ऐसा ही रहा तो वो ज़्यादा दिन बचेंगी नहीं, और ये बात घर वालों को पता है कि ग्रैनी की उम्र हो चुकी है। इसलिए कहीं ना कहीं वो जाने जानता था, इसलिए वो रो तो रहा था बट ठीक था, उसने ग्रैनी के लिए दवाइयाँ ले ली थी। सीन शिफ्ट होकर आधे घंटे बाद पहुंचा। विभूजान डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था। देखो, आजकल के बच्चे मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। भले ही ये रिपोर्ट बीजिंग से आई हो, लेकिन मैं इसके एक एक अल्फाज तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगा ताकि तुम्हें इस बात का ख्याल रहे कि तुम्हें अपनी माँ से क्या बताना है तुम्हारे भाई के बारे में। ठीक है। बीबूजान 16 साल का था और वो बहुत ज़्यादा लापरवाह था। उसका कोई इरादा नहीं था कि वांग जी को क्या बीमारी है क्या नहीं है। तुम्हारे भाई को फर्स्ट स्टेज का कैंसर है। बीबूजान ने डॉक्टर की तरफ देखा। उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अदरवाइज ये लास्ट स्टेज तक भी पहुंच सकता है। वो यंग एज में है, वो रिकवर कर सकता है। हालांकि कैंसर में दावा किसी बात का नहीं किया जा सकता। स्टिल मैं होप करता हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी है कि उसे समय से थेरेपी वगैरह मिल जाए, उसकी मेडिसिन को पूरा किया जाए। उसे बीजिंग भर्ती होना होगा। क्या? बीबूजान तो डॉक्टर का चेहरा देखता रह गया। तुम्हें समझ आया ना कि मैंने तुम्हें क्या कहा है? अच्छा। बीबूजान ने रिपोर्ट अपने हाथ में ले ली। आधे घंटे डॉक्टर ने बताया और फिर उसे दवाइयाँ दी। 10 दिन के अंदर उसे बीजिंग में भर्ती करवा देना, ठीक है? हाँ, मैं समझ गया। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुंचा जहाँ बीबूजान वापस जा रहा था। ओ, तो वो बीमार है। उसने कैंसर को इतना सीरियस नहीं लिया। ये सोचकर कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, बिंग थोड़ा परेशान तो हुआ, लेकिन स्टिल उसे लानजान के लिए उतनी हमदर्दी नहीं हो रही थी जितना एक भाई को होना चाहिए था। जब वो घर पहुंचा तो घर पर माहौल बदला हुआ था। उसकी ग्रैनी अब नहीं रही थी। जब वो पहुंचा तो सब कुछ एकदम से बदल गया। इससे पहले कि वो लानजान की रिपोर्ट मम्मा को देता, कुछ कहता कि अपनी आंखों के सामने उसने अपनी ग्रैनी को देखा जिनके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। उसके हाथ से रिपोर्ट नीचे जा छूटी और वो फूट फूट कर रोने लगा। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वीवूजान के हाथ से जो रिपोर्ट गिरी, जो दवाइयाँ गिरी, उस पर खास किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऊपर से बारिश इतनी ज्यादा तेज थी। लानजान को बुखार बहुत तेज था। वो कमरे में था, उसमें इतना भी दम नहीं था कि वो ग्रैनी के पास आकर बैठ जाता। वहीं ग्रैनी को बस देखता रह गया था। उसे ग्रैनी के अल्फाज आज तक याद हैं। लानजान की मम्मा ने तुम्हारी मम्मा से सब कुछ छीन लिया। वो ग्रैनी की बस एक बात को कभी भूला नहीं था, और वो यही बात थी। ग्रैनी ने बहुत सारे सवालों को अधूरा छोड़ दिया था जो विंग के मन में थे, लेकिन वीवूजान जानता है वो लानजान को कभी पसंद नहीं करता। नो मैटर व्हाट, वो मरेगा भी तो वीवूजान कभी उसे एक घूंट पानी नहीं देने वाला है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। पूरे रात भर लोग आते रहे जाते रहे, और इस दौरान वीवूजान ये बताना भूल ही गया था कि डॉक्टर ने उससे क्या कहा था, और ना उस बात को वीवूजान ने इतना सीरियस लिया था। सीन शिफ्ट होकर सुबह पहुंचा। जैसे तैसे लानजान शमशान घाट तक पहुंचा। अंतिम संस्कार को उसने पूरा किया। वो भी काफी हद तक रोया क्योंकि ग्रैनी उसे प्यारी थी। नन्हे नन्हे भाइयों के साथ वो लोग वापस आ गए। एक हफ्ते का शोक था, और इस दौरान भी वूजियान इतना ज्यादा टूट गया था कि वो लानजान की बातों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देता है। खैर, ग्रैनी के जाने का दुख था, लेकिन दुख के बाद सुख भी आता है। धीरे धीरे फैमिली वाले रिकवर होने लगे, सिवाय लानजान की हेल्थ के। इधर भी वूजियान का रिजल्ट आ चुका था। उसे बुखार आता रहा, और जो दवाइयाँ घर पे पहले आई थी वो उसी को लेता रहा। उसने कोई शिकायत किसी से नहीं की। इन सब के दौरान मैडम यू इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई कि उन्होंने बेवजह से इस बारे में पूछा भी नहीं।
हालांकि उन्होंने कई बार इस बात पर गौर किया कि वांग जी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने वीबू-जान से इस बारे में कहा भी कि उसे फिर से डॉक्टर के पास लेकर जाए, बट वीबू-जान ने इस बात को नॉर्मली ले लिया कि उसे बस फर्स्ट स्टेज का ही कैंसर है, कौन सा वो मरने वाला है। खैर वीबू-जान भी उसे कुछ पसंद नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि उसे मारना चाहता था, बट ये था कि वीबू-जान उसके लिए केयरिंग नहीं था। वीबू-जान का रिजल्ट आया, उसे अच्छे नंबर मिले थे। पढ़ने में वो उतना बुरा नहीं था। वो जानता था कि चीजें वैसी होंगी। एक न एक दिन ऐसा आएगा जब उसे दूर जाना होगा, यानी कि लानजान से। वो कभी भी लानजान को अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानता था और न लानजान ही उसे कुछ खास मानता था। विंग इस बात पर खुश था कि मैडम यू ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो विलेज के उस हिस्से में नहीं रहेंगे। कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है तो उन्हें हॉस्पिटल जाने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब सारे बच्चे फॉरेन कंट्री जा रहे हैं। मिंग और जिंगी छोटा था और लानजान की भी 1 साल की पढ़ाई थी, सो दैट मैडम यू शहर शिफ्ट हो रही थी कि जब तक लानजान फॉरेन कंट्री नहीं चला आता वो शहर ही शिफ्ट हो जाएंगी। इसके बाद वो टेंशन फ्री होकर वहाँ रह सकती हैं। वैसे भी शहर में जेबुजुन हैं तो उनका ख्याल रख लेंगे। एक तरफ मैडम यू की तैयारियां बन रही थी सिटी शिफ्ट होने के लिए, दूसरी तरफ वीबूजियान की तैयारियां बन रही थी फॉरेन कंट्री जाने के लिए। वो पैकिंग कर रहा था। तुम तो बहुत खुश होगे, बुखार में तप रहा लानजान वीबूजान से सवाल पूछता है, किस लिए? विंग ने अपने कपड़ों को बाहर निकालते हुए पूछा। मैं यहाँ पर हूँ, मैं जा नहीं सकता, इसलिए। हाँ, बहुत खुश हूँ। अच्छी बात यह है कि मेरी फैमिली से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। चला जाता तब भी पीछा ही छूट जाता। तो तुम्हें लगता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें धक्का दिया था? मैंने ऐसा नहीं कहा। लानजान ने उस बात पर यकीन नहीं किया कि वीबूजान उसे सच में धक्का दिया होगा या उसके आईडी को गिराना चाहा होगा। मैं ये मानता हूँ कि ये तुमसे गलती से हुआ, लानजान उसे देखते हुए कहता है। विंग ने उसकी तरफ देखा और एक तीखी स्माइल दी। तुम अपना ख्याल रखो वरना तुम मर जाओगे। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें फर्स्ट स्टेज का कैंसर है। कैंसर? लानजान उसे देखते हुए कहा। मरोगे नहीं, फर्स्ट स्टेज का है, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। मेरी माँ से मत कहना, उनके पास इतने पैसे नहीं है जो तुम्हारा बोझ उठा सके। तुम ये बात अपने भाई से कह दो, वरना जब बुजुन आएंगे तो मैं कह दूंगा। लानजान ने भी बूजान को पहले ही रोक दिया। कसम खाओ कि तुम मेरी माँ से नहीं कहोगे। लानजान ने उसके चेहरे को देखा। देखो लानजान, माँ के ऊपर ऑलरेडी जिंगी और मिंग की जिम्मेदारी है। तुम अगर उन्हें कुछ कहोगे तो उन्हें तुम्हारे लिए वैरिड फील होगा। ऑलरेडी हम लोग काफी सफर कर चुके हैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारे घर वालों की वजह से। मैं नहीं बोलूंगा वीबूजियान। लानजान ने वीबूजियान को उस वक्त वादा किया कि वो नहीं बताएगा कि उसे कैंसर है, ताकि मैडम ये बात ना सोचें कि एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया या एक्स्ट्रा बोझ आ गया। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां फाइनली वीबूजियान को अब फॉरेन कंट्री जाने में बस 1 वीक बाकी रह गया था और मैडम यू की सारी तैयारियां सिटी के लिए हो गई थी। हालांकि अब तक लानजान ही उनके साथ था। लेकिन कहते हैं ना, जब मुसीबतें आती हैं तो एक तरफ से आती हैं। लंदन से अंकल का कॉल आया कि यानली की तबीयत भी खराब है और वो काफी दिन से परेशान है, इसलिए मैडम यू को कुछ दिन के लिए यानली को विजिट करना चाहिए। मैडम यू अभी जाना नहीं चाहती थी, बट उनके कजिन भाई उन पर प्रेशर डालने लगे। तो फाइनली मैडम यू ने डिसाइड कर लिया कि वो एक दिन बाद ही लंदन के लिए निकल जाएंगी। वो अभी भी जाना नहीं चाहती थी। उनके भाई रिच फैमिली से आते थे, टिकट वगैरह तो उन्होंने करा दिया था, बट यहाँ पर बच्चे थे, खासकर वी बूजियान और चेंग जाने वाला था। ऊपर से लानजान भी रह जाता। चलो जिंगी और मिंग को वो ले जाती। स्टिल चीजें ऐसी ही थी। मैडम यू को आज भी याद है, आज से 8-9 साल पहले उस घर में 20 मेंबर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब लोगों ने अपने रास्ते पकड़े और सब फॉरेन कंट्री के लिए चले गए। लानजान के कई भाई थे, मतलब कि कजिन वगैरह काफी थे, जैसे कि साओ था, अभी छोटा था, जो कि लानजान के अंकल का बेटा था। जुयांग था, जो कि लानजान के अंकल का बेटा था। तो जाहिर सी बात थी कि उन्हें भी लंदन ही जाना था, तो सारे बच्चे इधर से उधर होने वाले थे। खामोश वो आंगन के कोने पे बैठा हुआ था। वो बस घर की तैयारियों को देख रहा था। जुयांग के कपड़े पैक किए जा रहे थे, साओ के कपड़े पैक किए जा रहे थे। फाइनली उनके पेरेंट्स ने उन्हें लंदन बुला लिया था। ऊपर से मैडम यू अपने भाई के घर पे जा रही थी।
हालांकि मैडम यू लांजान को छोड़ना नहीं चाहती थी, बट लांजान ने कहा था वो खुद का ख्याल रख लेगा। और वैसे भी कल मैडम यू जाएंगे और एक दिन बाद वीवूजान निकलने वाला था। सब लोग इतना ज्यादा व्यस्त थे। सुबह से शाम तक लांजान ने कुछ नहीं खाया था। अब तो मैडम यू भी उस घर से घबराने लगी थी। एक केक को मैडम यू ने उस घर में खोते हुए देखा था या खुद से दूर जाते हुए देखा था। अब वो खुद नहीं चाहती थी कि वो लोग उस घर में रहें। उनके बच्चे वैसे भी फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, इसलिए वो कुछ दिन के लिए तो आराम चाहती ही थी। लांजान के बहुत मनाने पर वो लंदन जाने के लिए तो तैयार हो गई थी, लेकिन लांजान से कह दिया था कि तुम जेबुजुन को बुलाकर वहां रहोगे। यहाँ बड़ी बात ये थी कि मैडम यू को लांजान के रिपोर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फाइनली मैडम यू तैयार होकर अगले दिन खड़ी थी। लांजान उनके सामने खड़ा था। तुम खाना टाइम से खाओगे, समझे? अब परेशान मत होइए, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। मैडम यू गेट से बाहर निकली। माँ, लांजान ने आखिरी आवाज दी। मैडम यू रुक गई। वैसे वो कम पुकारता था, कम बोलता था, बट ठीक था। मैं आपको हक कर सकता हूँ, उसने अचानक से जब ये बात कही तो मैडम यू ने उसका चेहरा देखा। अचानक से उनका ना जाने का मन हुआ। एक पल के लिए लगा कि जाना सही नहीं है। लांजान, वो तुरंत लांजान का चेहरा पकड़ लेती हैं। तुम ठीक हो ना? अगर तुम ठीक नहीं हो तो मैं नहीं जाऊंगी। मेरा जाना उतना जरूरी नहीं है माँ, अब टिकट हो चुका है, आपको जाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस आपको मिस करने वाला हूँ ना 15 दिन। मैडम यू की प्लानिंग 15 दिन की थी। ऑफकोर्स लंदन जाकर तुरंत वापस नहीं आया जा सकता था। वीवूजान लांजान के पीछे खड़ा था। खैर लांजान और मैडम यू में अच्छी बनती थी। वीवूजान जानता था ये बात हो सकती है। जियान सिंह भी पीछे ही खड़ा था। फाइनली मैडम यू उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। लांजान और वीवूजान, आपस में झगड़ना मत। मुझे जेबुजन भाई ने सिटी बुलाया है, क्योंकि हम लोग कल वहीं से निकलेंगे, तो मैं पहले वहां जाऊंगा। कुछ पैकिंग की चीजें मुझे वहां से खरीदनी है, जो कि जेबुजन भाई मुझे खरीदवा देंगे। वीवूजान, तुम कल सिटी आ जाना। डोंट वेरी भाई, मैं आ जाऊंगा और मैं उसे मारूंगा भी नहीं। जियान चिंग फला फला बातें समझा कर आया था कि लड़ाई मत करना। तुम्हें भूख लगी है? अंदर आते ही जैसे ही वीवूजन चेयर पे बैठा, लांजान ने उसे अचानक से सवाल पूछा। वीइंग को एकदम से सदमा लग गया। जिंदगी में पहली बार लांजान ने उससे कुछ पूछा था, वो भी बिना गुस्सा किए हुए, बिल्कुल नॉर्मल आवाज में। पूरा घर खाली हो गया था, उदासी से भरा हुआ था, काटने को दौड़ रहा था। उस घर से वीवूजान को बस उलझन हो रही थी। तुमने मुझसे कहा? वीइंग ने ऑलमोस्ट घूरते हुए पूछा। हाँ, लांजान ने किचन में जाते हुए कहा। तुम्हें बनाना आता है? मम्मा के साथ मैं ही तो बनाता था, लांजान किचन से जवाब देता है। तुम मुझे क्यों खिलाओगे? वीइंग ने उसे ताने मारे। मैं तुम्हें क्यों नहीं खिलाऊंगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। लांजान किचन में नूडल चढ़ा चुका था। फक, बी बूजियान ने गुस्से में उसे गाली दी। बड़ा मैं हूँ या तुम हो? आज तक माँ ने मुझे सच नहीं बताया, तो मैं तो यही मानता हूँ कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। अपना ख्याल रख लो पहले। विभूजान उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ, अलमोस्ट उसे सुनाने के चक्कर से। जिनके खुद के घर ऐसे हो, वो दूसरों के घर पे ईंटें नहीं फेंका करते। उसने अलमोस्ट लांजान की हालत को देखकर उसे सुनाया। स्टिल मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। लांजान ने उसे देखते हुए कहा। खुद का ख्याल रखो, मुझे तुम्हारे ख्याल की जरूरत नहीं है। नूडल्स स्पाइसी हैं। जैसे ही विंग मुड़ा, लांजान ने बता दिया, क्योंकि वीबूजान को स्पाइसी नूडल पसंद है। अब विंग के कदम खुद ब खुद रुक गए। सच में? वो किचन में आ गया। खुशबू इतनी मजेदार थी कि वीबूजान स्मेल करने से खुद को रोक ना पाया। तुम स्मेल करो, उसने लांजान से कहा। मैं स्मेल करता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता, उसने उसे देखते हुए कहा। क्यों? मुझे नहीं पता, मैं एक हफ्ते से कुछ भी खा रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका टेस्ट नहीं पता चल रहा। तुम बीमार हो लांजान, वीबूजान ये बोलकर लापरवाह की तरह बाउल उठाता है और नूडल्स निकालने लगता है। चलो कहीं तो काम आए। मैं तो सोच रहा हूँ कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया। लांजान उसके चेहरे को देखने लगा। भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तुम मुझे पसंद नहीं करते। नापसंद करना अलग बात है, किसी को मारना अलग बात है। तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते? नहीं, लांजान ने उसे देखते हुए जवाब दिया। तो मेरी केयर क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो। फिर से उनके बीच बहस हो गई। सीन शिफ्ट कर रात में पहुंचता है। पूरा घर बहुत खाली हो गया। लांजान वीवूजान बेड पर बैठा हुआ था। आज एटलीस्ट दोनों बात कर रहे थे। लांजान अपनी चादर को खींच कर लपेट लेता है, क्योंकि उसे बहुत ठंडी लग रही थी। तुम पक्का ना अकेले रह लोगे? ये मत सोचना कि मैं रुक जाऊंगा। मैं अपना प्लान कैंसिल कर दूंगा। तुम्हारे लिए मैं कहीं भी नहीं रुकने वाला। कोई बात नहीं, लांजान ने उसे जवाब दिया। मैं भी जल्दी चला जाऊंगा। कहाँ? सिटी चला जाऊंगा।
लानजान ने बहुत ही नॉर्मली जवाब दिया। रात में लानजान को इतना तेज बुखार आया, जब वेइंग ने उससे सिसकते हुए सुना तो उठ के बैठ गया। तुम्हें बुखार बहुत है। उसने भी लानजान को 2 दवाइयां दे दी। इसके बाद वेबूजान सो गया। सीन शिफ्ट होकर 8 बजे के आसपास पहुंचा। वेइंग तुम्हें जाना ऐसे थी, लानजान उसे पुकार रहा था। जब वेबूजान ने उसकी तरफ देखा, ऑलमोस्ट वो बुखार में जल रहा था। हाँ हाँ हाँ, वेबूजान टाइम देखता है। उसे देर हो रही है, उसकी फ्लाइट भी 11 बजे की है। उसे जल्दी सिटी पहुंचना होगा। वो जल्दी से नहाया और फिर रेडी हो गया। फाइनली अपने बैग में कुछ कपड़े रख रहा था जो कि उसने आज ही उतारे थे। देखो लानजान, तुम अगर अकेले नहीं रह पाओ तो मुझसे कह दो। अगर कह दूंगा तो रुक जाओगे? उसने उससे सवाल पूछा। हाँ, वेबूजान ने कंधे उचकाए। तो रुक जाओ, लानजान ने उसे रोका। वेबूजान हंस पड़ा। मैंने मजाक किया था, तुम सच में समझ बैठे। भला मैं तुम्हारे के लिए क्यों रुकूंगा लानजान? और वैसे भी मैं हमेशा से इस घर से, तुमसे, इन यादों से दूर जाना चाहता था। मैं नहीं रुकूंगा। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। मेन गेट पर लानजान उसके सामने खड़ा था। वो बस 16-16 साल के थे। बीइंग कदम तो निकाल लेता है, उसे भी थोड़ा सा अजीब लगा। किसी से ये कहना कि मुझे तुमसे नफरत है बहुत आसान है। सच में प्रिटेंड करना थोड़ा आसान है, दिल से मान लेना ये आसान उतना नहीं था। बीइंग तो जा रहा था, 7-8 साल बाद ही वापस आएगा। बट लानजान, उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। बाय लानजान। बाय वीवूजान। उस जगह लानजान ने अपना हाथ हिलाया और एक प्यारी सी स्माइल उसे दी, जो कि लानजान कभी नहीं करता था। वो कभी भी मुस्कुराता नहीं था, लेकिन आज उसने उसे स्माइल दी थी। खैर, वीवूजान उसे पलटकर एक बार न देखा और लानजान उसे तब तक देखता रहा जब तक वीवूजान उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गया था। कोई मोहब्बत नहीं थी, कोई प्यार नहीं था, कोई दोस्ती नहीं थी, कोई भाईचारा नहीं था। उनके बीच उस वक्त कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन कभी कभार किसी के मुंह से सिर्फ ये सुन लेना, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास हूँ, काफी होता है। कभी कभार किसी से सुन लेना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, इतना ही काफी होता है। बदकिस्मती ये थी कि उसके पास कोई नहीं था, और उससे भी बड़ी बदकिस्मती ये थी कि वो ये शिकायत सिर्फ गॉड से ही कर सकता था। वो किसी से नहीं कह सकता था। उसने प्रिटेंड किया लगातार कि वो ठीक है। पूरे 2 हफ्ते से वो मजबूत बना रहा। उसने किसी को कुछ प्रिटेंड नहीं किया कि सबके जाने से उसका दिल बहुत दुख रहा है, उसे अकेलेपन से डर लग रहा है, सब चले जाएंगे तो वो कैसे रहेगा जबकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। उसने बस खुद को दिखाया कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। 1 हफ्ते अपने भाइयों के साथ रहा, मुस्कुराता रहा। अब जब घर पूरी तरीके से खाली हो गया था, तब उसे एहसास हुआ वो घर कितना डरावना था। वो मेन गेट को पकड़कर तब तक खड़ा रहा जब तक वीवूजान उसकी आंखों से बहुत दूर नहीं हो गया था। अब वीवूजान का कोई भी नामो निशान उस जगह नहीं था। वो घुटने के बल नीचे बैठ गया। वैसे भी उसका घर टाउन से नीचे था, दूर दूर पे घर बने हुए थे। वो बस जमीन को देखता रहा और फिर उसकी आंखों से वो बूंद नीचे जा गिरी जो आंसू के रूप में उसकी आंखों से निकल रहे थे। वो शायद उस जगह रो रहा था। फिर वही बात है, बुरा वक्त कितना भी क्यों ना हो, किसी के लिए रुका नहीं रहता है। रात होती है तो सुबह भी होती है। चीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां भी वूसियान और जियानचिंग दोनों ही इंग्लैंड पहुंच चुके थे, यानी कि ब्रिटेनियन कंट्री में। वी वूजियान ने तो बस ऐसे ही चुन लिया था, उसे यहाँ से निकलना था। वो यहाँ पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो जियानचिंग के साथ चला गया। फाइनली वहाँ दोनों एक ही क्लास में थे। जो कि हम जानते हैं जियानचिंग अपनी ड्रीम कंट्री जाने के लिए 1 साल उसने बैक लगा दिया था। जाने के बाद वीवूजान बहुत खुश था। अब सब कुछ सेटल था। उसकी मम्मा लंदन में थी, उसकी दीदी लंदन में थी, उसके 2 भाई भी वहीं थे और उसका एक भाई उसके साथ था। ग्रैनी तो रही नहीं, तो सारी चीजें अब सेटल थी। जैसा कि वीवूजान हमेशा से उस घर से निकलना चाहता था, अपनी मम्मा को उस दर्द से आजाद करना चाहता था जो उस घर में उसकी मम्मा महसूस करती थी। सब कुछ हो चुका था। दिन तेजी से गुजरने लगे। पूरे 1 महीने गुजर गए थे। उस दिन भी वूजान अपनी मम्मा से बात कर रहा था। कॉलेज करने के बाद वो बस 7 बजे ही बात करता है। मैडम यू पूरे 1 महीने वहाँ रुकी थी और फिर कल जाने वाली थी, इसलिए वो बता रही थी कि वो कितना खुद लानजान से बात करने के लिए एक्साइटेड है, उससे मिलने के लिए। वीवूजान जानता है गांव में लानजान से बात तो नहीं कर सकता था, सो दैट उसने लापरवाही से टाल दिया। एंड सीन शिफ्ट होकर अगले दिन शाम को पहुंचा। जब वीवूजान कॉलेज से वापस आया, उसने
मैसेज को चेक किया तो सिटी से एक मैसेज आया हुआ था। जो जय बुजुन ने मैसेज डाला था उससे मैसेज यही मिला था कि मैडम यू जब गांव के टाउन वाले उस घर में पहुंची तो वहां लांजान नहीं था। नहीं था का क्या मतलब है? विभूजान ने जियांजिंग से सवाल पूछा। भाई मुझे क्या पता होगा, वो सिटी नहीं गया क्या? मुझे नहीं पता। जय बुजुन को तो आज तक यही लग रहा था कि वो टाउन वाले घर में है। भला कैसा भाई है, कम से कम जाकर विजिट कर लेता उसे। विभूजान ने कहा वो कोई बच्चा थोड़ी ना है, हम उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ना लेकर रहेंगे। कहीं गया होगा, मिल जाएगा। सीन शिफ्ट होकर 24 घंटे बाद पहुंचा। अब तो लांजान मिला ही नहीं था। खैर उसने जाने से पहले एक लेटर को रख दिया था कि मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अब सिटी जा रहा हूँ और मैं अपने आप से कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहता। उसने आखिरी लेटर अपनी मम्मा के नाम पे लिखा हुआ था। मम्मा के नाम पे मतलब कि मैडम यू के नाम पे लिखा हुआ था। उस दिन मैडम यू बहुत रोई थी। एक पल के लिए लगा कि उस बच्चे को अबांडन छोड़ दिया, शायद इसलिए वो बच्चा रह नहीं पाया। सीन शिफ्ट होकर पूरे 1 महीने बाद पहुंचा। जब लांजान को गए हुए 1 महीने बीत चुके थे। मैडम यू इतनी बीमार थी कि हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और फिर वीडियो कॉल पर रो रो कर कहने लगी कि उनके दिल पे एक बहुत बड़ा रिग्रेट है। शायद वो लांजान को छोड़कर ना जाती तो लांजान उन्हें छोड़ के ना जाता। न जाने किस हालत में होगा, उसके पास खाने की चीजें होंगी या नहीं। एक 16 साल का लड़का भला किससे कहेगा? ये बात वेबूजान उस वक्त नहीं समझ सकता था, लेकिन 19 और 20 साल का चेंग अच्छी तरीके से समझ सकता था। मॉम का वैरिड होना जायज है, नो मैटर वो बच्चा सौतेला ही सही इंसान तो था ना। लांजान को भी इस बात की फिक्र होने लगी, बट वो इतना जानता था कि लांजान 16 साल का है। चलो इतना भी मासूम नहीं है, अपनी जिंदगी गुजार लेगा। शायद वो साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए उसने अपनी आज़ादी चुनी होगी। जैसा कि लांजान ने उस लेटर को खुद ही छोड़ा था, तो अब घर में इस बात का एहसास था कि शायद वो खुद ही अलग होना चाहता था। फिर कहते हैं ना, कौन किसके लिए रुका रहता है। धीरे धीरे मैडम यू ने अपने दिल को इस बात को कहकर समझा लिया। शायद वो बच्चा उस घर से अलग होना चाहता था। जैसा कि वो बहुत छोटे थे जब उस घर में आए थे, यंग हो रहे थे तो अपने राह खुद चुन रहे थे। धीरे धीरे जिंगी और मिंग भी इस बारे में भूलने लगा। सीन शिफ्ट होकर पूरे 1 साल बाद पहुंचा। जेबुजुन ने अपने भाई को पहले बहुत तलाश किया, फिर उन्होंने इस बात को मान लिया कि वो लड़का बड़ा हो रहा था। वैसे भी जेबुजुन जब से यंग हुए थे बाहर ही रहे थे। अपनी पढ़ाई को उन्होंने खुद पूरी की थी, जॉब भी खुद ही कर रहे थे। आगे बिजनेस का प्लान था, बट कहीं ना कहीं अपने भाई को वो तलाश करना चाहते थे। 1 साल बाद विबूजान का रिजल्ट आया और उसने सबसे पहले अपनी माँ को कॉल किया। बताइए मुझे कितने नंबर आए होंगे। लापरवाह सा लड़का फ्लेक्स करते हुए आईफोन के फोन से अपने मम्मा को वीडियो कॉल कर रहा था। पूरे घर को जेबुजू ने संभाल तो लिया था। सिटी में उनका अच्छा खासा घर था और वहाँ बड़े के तौर पे जेबुजुन थे, तो जेबुजुन ने खुद को अलग नहीं किया था। आज मिंग और जिंगी 1-1 साल बड़े हो गए थे। अब वो 7-7 साल के थे और लंदन में रह रहे साओ और जुयांग भी अब काफी हद तक 1 साल बड़े हो गए थे। मतलब उस वक्त वो 8-9 साल के थे या 10 साल के। बाप रे, बी पूजान की 90%। मम्मा तो बहुत ज्यादा खुश हुई। मिंग बेचारा, उसे आज भी पता है उसके भैया क्यूट, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता। वीडियो कॉल पे पता नहीं क्या क्या आओ बाओ बक्के जा रहा था कि उसे पार्टी चाहिए, वो डांस करेगा क्योंकि भैया के अच्छे नंबर आए हैं। भी बुजान लगभग लांजान के बारे में भूल चुका था। उसे वैसे भी इतनी केयर नहीं थी। 1 साल और बीता। विबूजान धीरे धीरे ग्रेजुएशन के करीब जाने लगा। उधर जुयांग साओ भी धीरे धीरे अपने क्लास को पूरा करने लगे। दीदी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और दीदी अपने करियर को वहीं से शुरू करना चाहती थी। अब पूरे 3 साल बीत चुके थे। विबूजान को अब ग्रेजुएशन पार करने में बस 2 साल रह गए थे। इसके साथ ही विबूजान ने अपने जॉब के लिए भी अप्लाई करना शुरू कर दिया था। हालांकि उसका भी प्लान बिजनेस में ही आने का था, बट वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। बिल्कुल ऑफकोर्स ये उम्मीद थी कि उसे अच्छे कंपनी में जॉब मिलेगी। वहीं चेंग ने इंटर्नशिप करना शुरू कर दिया था। चेंग को जॉब थोड़ी पहले चाहिए थी। पूरे 3 साल तो बीत गए थे। धीरे धीरे समय फिर से बीतता गया। जैसा कि जाने के बाद 7-8 साल बाद ही बच्चे वापस आते हैं। मैडम यू ने पलट कर कभी गाँव नहीं देखा। उनका उस घर में जाने का मन नहीं था। कभी कभार लान-जान की बात हो जाया करती थी, बट अब सब कुछ ठीक था। 4 साल बीत चुके थे। जेबुजुन ने अपनी बिजनेस की शुरुआत कर दी थी। छोटा ही बिजनेस था लेकिन अच्छा चल रहा था। वहीं इंग्लैंड में ही जियांजिंग ने इंटर्नशिप कर लिया था और वो बीजिंग ट्रांसफर लेने वाला था।
वहीं वीबूजान 2 साल वहाँ और रुकने वाला था, अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करने वाला था। दिन फिर से तेजी से गुजरे, बसंत आया और फिर बसंत के बाद वो छुट्टियाँ, फिर विंटर आई। ऐसे ऐसे समय बीतता गया। वैसे तो वहाँ का मौसम काफी सुहावना था। वक्त का पहिया फिर से फिसलता गया और वीबूजान का 1 साल और निकल गया। 16 साल का वीबूजान पूरे 21 साल का हो चुका था। यंग, जवान, गभरू, जिम जाने वाला वो लड़का था। अच्छी खासी बॉडी उसने बना ली थी। उसके हेयर अब लॉन्ग हो चुके थे। उसका गाल अभी भी उतना ही पिंक था, वो उतना ही क्यूट था, लेकिन ऑफ कोर्स वो मर्दानगी वाला असर उसके अंदर आ चुका था। अब वो कोई अल्लड़ सा लड़का नहीं था। लास्ट ईयर था। 21 साल का वो लड़का सुबह अकेले केक कट करता है वीडियो कॉल पे और जल्दी जल्दी एग्जाम देने जाता है। फाइनल जल्दी से एग्जाम देगा तो फिर इंटर्नशिप करेगा और 2 महीने बाद चाइना चला जाएगा। मम्मा से मिलने की जल्दी उसे बहुत ज़्यादा थी और फिर उसकी दोस्ती एक लड़की से भी हो गई थी, तो कहीं ना कहीं वो लोग क्लोज थे। हालांकि वीबूजान ने कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई क्योंकि उसे इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिला। हाँ, उसकी दोस्त उसे अच्छी लगती थी। उसे ऐसा लगता था कि इन फ्यूचर वो उससे या उसके साथ रह सकता है। मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल थे। वैसे तो उसका नाम एलेक्सा था और वो फॉरेनर थी, बट उसका भी प्लान चाइना आने का था। तो दोनों बहुत अच्छे और गहरे दोस्त थे। कहीं ना कहीं एक ही कंपनी में अप्लाई करने की बातें सोच रहे थे। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँचा जहाँ वीबूजान अपना आखिरी एग्ज़ाम देकर बहुत खुशी खुशी एलेक्सा के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर निकला था। 21 साल का वीबूजान बहुत सारी लड़कियों उसे प्रपोज करना चाहती थी। वक्त, हालात, जज्बात सब कुछ बदल चुके थे। वीबूजान खड़ा था, टैक्सी का इंतजार कर रहा था कि सडनली एक बूढ़ा सा आदमी, बहुत ज़्यादा बूढ़ा नहीं होगा, एकदम से रोते हुए उसके सामने गिर गया। वीबूजान उसे देखता रह गया। असल में उसे कुछ पैसों की जरूरत थी और वो सबसे वहां पर भीख मांग रहा था। कुछ लोग तो उसे धुतकार देते हैं। जब वो वीबूजान के पास आया तो वीबूजान ने उसे एक नोट निकाल के दिया। वो वीबूजान से और मांगने लगा। और पैसे तो मेरे पास नहीं है, अभी तो जॉब नहीं लगी, वीबूजान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बूढ़ा आदमी उसे काफी हसरतों से देख रहा था। आखिर उसे पैसों की इतनी जरूरत क्या होगी? तुम्हें भूख लगी तो मैं खाना खिला सकता हूँ, मुझे बस पैसे चाहिए। तुम कुछ काम भी कर सकते हो, मैं काम करके इतनी जल्दी इतना पैसा अरेंज नहीं कर सकता। उस इंसान ने वीबूजान से कुछ बातें कही। जाने दो उसे, ऐसे लोग यहाँ पर आते रहते हैं, इसे यहाँ से उठाकर फेंको बाहर। एलेक्सा को गुस्सा आ गया। वो इंसान वीबूजान से लिपट चिपट गया था। वो तो वीबूजान का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। ऐसे भिखारी तो रोज आते रहते हैं। वीबूजान उसे देखता रह गया। उस बूढ़े आदमी को गेट से बाहर फेंक दिया गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। वीबूजान उसे पहली बार देखा था। वो सोच रहा था उसे इतनी जरूरत क्या हो सकती है। खैर, एलेक्सा के जाने के बाद अभी भी वीबूजान गेट से बाहर जाता है। वो बूढ़ा आदमी वहां पर नहीं था। वैसे वीबूजान उससे वजह पूछना चाहता है। शायद उसे पैसे की यकीनन बहुत जरूरत थी। इधर उधर खोजने के बाद आखिरकार वीबूजान उस आदमी को देख लिया। अभी भी वो गिड़गिड़ा के सबसे पैसे ही मांग रहा था। सुनो, वीबूजान ने उसकी तरफ देखा। मेरी कुछ सेविंग्स हैं, वीबूजान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जब तक तुम जेन्युइन रीजन नहीं बताओगे मैं वो सेविंग्स तुम्हें नहीं दे सकता। तुम समझते हो स्कॉलरशिप स्टूडेंट के लिए सेविंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरा कोई अजीज हॉस्पिटल में है। तुम झूठ बोल रहे हो, विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। यकीन ना हो तो मेरे साथ चलिए। वीबूजान न जाने क्या सोचकर उस बूढ़े आदमी के साथ चलने लगा। वो इंसान रोता रहा। 10 मिनट बाद वो हॉस्पिटल के गेट पे था और 2 मिनट बाद ही वीबूजान की रूह कांप गई जब वो उस कमरे में इंटर हुआ। एक जवान लड़का पलंग से नीचे जा गिरा। वो बस उल्टियाँ कर रहा था और बेइंतहाई ब्लड उसके मुंह से आ रहा था। वो चीख रहा था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा या तो मुझे मार दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नर्स उसे पकड़े हुई थी। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई असर उस पर नहीं हो रहा था। उसके शरीर में मांस नाम की कोई चीज नहीं थी। वो पूरा हड्डियों का ढांचा था। ऊपर से नीचे तक वो पूरा हड्डी बन चुका था। शायद ही उसके अंदर ब्लड होगा। फिर उल्टियों में इतना ब्लड क्यों आ रहा है?
उसके बाल नहीं थे, उसके सिर पे शायद ऑपरेशन हुआ था, पट्टियां बंधी हुई थी। वीइंग की रूह कांप गई, हॉस्पिटल के नाम से उसे नफरत हो गई। वो एकदम से नीचे जा गिरा, उसे लगा कि वो बेहोश हो जाएगा। वो सच में सरवाइव नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर ने वीवूजान को संभाल लिया। वीइंग को चक्कर से आ रहे थे और अगले ही पल वो नीचे जा गिरा। 10 मिनट बाद जब वीवूजान को होश आया तो उसने बूढ़े हुए आदमी को उस लड़के से लिपट लिपट के रोते हुए देखा। असल में वो जवान लड़का मर चुका था। वीइंग एक पल के लिए देखता रह गया। कोई नजारा इतना निर्दयी हो सकता है उसने कभी सोचा नहीं था। बड़े से बड़ा एक्सीडेंट उसने अपनी जिंदगी में देखी हुई थी, बड़ी से बड़ी चीजें उसने देखी हुई थी, लेकिन ये कुछ अलग था। एक बाप अपने बेटे के लिए रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। वो बस 21 साल का लड़का था। नर्स आपस में बात कर रही थी। बाप ने बहुत कोशिश की। पहले ही स्टेज पे अगर इलाज करा लिया होता तो बच्चे का ये हाल ना होता। दूसरी नर्स बोली, उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, सबको सब नहीं मिलता। पहली नर्स बोली, कैंसर का तो वैसे कोई इलाज नहीं है, लेकिन हाँ, शुरुआती दौर में ध्यान दिया जाए तो शायद जिंदगी बचाई जा सकती है। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। कैंसर? वीवूजान नर्स की बातें बस सुनता रहा। 1 महीने से कितना तकलीफ में था। कैंसर का 4th स्टेज था। ऑलमोस्ट अब उसमें कोई जिंदगी नहीं थी। कोई भी उसे बचा नहीं सकता था। उसे तो मरना ही था। बूढ़ा आदमी कुछ कर ना पाया। मैंने तो सुना कि आज वो भीख भी मांग रहा था। उसने अपनी सारी सेविंग्स इस बच्चे में लगा दी, अपना घर बेच दिया, गहने बेच दिए। अब वो क्या करे? इससे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया लुट गई तो क्या फर्क पड़ता है? उसका खुद का बेटा अब नहीं रहा। इकलौता बेटा था। कुछ दिन पहले ही उस आदमी की औरत नहीं रही थी, और अब बेटा। किसी के साथ कितना बुरा कैसे हो सकता है? बुरा हुआ तो हुआ, उस लड़के को कितनी तकलीफ हुई। मैं तो हॉस्पिटल के नाम से डरने लगी हूँ। दुनिया की सबसे डरावनी जॉब में कर रही हूँ। मैं सच में जॉब नहीं करना चाहती। उस लड़के का चेहरा मेरी आंखों के सामने से कभी नहीं जाएगा। वीवूजान उस बूढ़े आदमी को तब तक देखता रहा जब तक उस लड़के को ले नहीं जाया गया। बूढ़ा आदमी वहां से चला नहीं गया। मींग कुछ नहीं कर पाया था। 8 बजे रात में जब वो वापस आ रहा था, पूरी दुनिया एक पल के लिए बदल चुकी थी। ख्याल, थॉट, थिंकिंग, सब कुछ, दुनिया को देखने का नजरिया, ये सब कुछ बदला। और आज आज उसे पहली बार एक नाम याद आया। वो नाम था लांजान। वीवूजान तब 16 साल का था जब उसने लांजान को आखिरी बार देखा था, और अब वो 21 साल का था। उस वक्त लांजान कैंसर के पहले स्टेज में था। तो क्या वो जिंदा है? पहली बार उसका दिल डरा और उसका दिल धड़कने लगा, क्योंकि उसने कैंसर के इस स्टेज को कभी देखा नहीं था और ना उसने कभी महसूस किया था। आज मौत को इतने करीब देखकर, इतने बेरहमी से एक लड़की की जान को लेते हुए देखकर, उसे पहली बार लांजान की याद आई। क्या वो जिंदा होगा? ये पहला सवाल सड़क के किनारे चलते हुए भी बूजान को याद आया। नहीं नहीं, वो ठीक होगा, वो ठीक होगा। थोड़ा आगे चलते हुए बीइंग ने पैनिक अटैक को कंट्रोल करते हुए, खुद को यकीन दिलाते हुए एक झूठा दावा किया कि वो ठीक होगा। और एक पल में उस मरते हुए लड़के का चेहरा वीवूजान के सामने याद आया। देखिए, तुम्हारे भाई को फर्स्ट स्टेज का कैंसर है। अगर इलाज किया जा सकेगा तो वो बच जाएगा। अगर ऐसे ही रहा तो वो जल्दी ही 4th स्टेज में पहुंच जाएगा, फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले उस डॉक्टर की बातें वीवूजान को कभी याद नहीं आई थी। आज सडनली उसे याद आ गया कि डॉक्टर ने उससे क्या कहा था, अपनी माँ को भेज देना, या फिर उसके लिए इलाज सही से करवाना। 10 दिन के अंदर उसे बीजिंग में शिफ्ट करवा देना। बड़े हॉस्पिटल में उसे भर्ती होने की जरूरत है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम इस बात को भूलोगे नहीं? कि क्या मतलब? उसे भी ऐसा ही 4th स्टेज का कैंसर हुआ होगा? थोड़ा आगे चलने के बाद वीवूजान ने इस बात को और गहराई से सोचा। अगर उसे कुछ हो गया होगा तो? एकदम से वीवूजान के दिल ने उसे सवाल करना शुरू कर दिया। कोई मोहब्बत, कोई प्यार, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई भाईचारा, इतने सालों में वीवूजान को उसके लिए याद नहीं आया, न महसूस हुआ। आज शायद ये मंजर ना देखता तो वीवूजान उसे शायद याद भी ना करता। सडनली उसके बारे में वो सोचने लगा था। उसकी रिपोर्ट कहाँ थी? अब वीवूजान ने ख्याल किया, उसकी रिपोर्ट तो ग्रैनी के उस अंतिम संस्कार में वो भूल ही चुका था कि वो रिपोर्ट लेकर आया था, और फिर उसने तवज्जो नहीं दिया। क्या उसने माँ से सच में नहीं बताया होगा कि उसे कैंसर है? क्या
नहीं नहीं, उसने माँ से बताया होगा, माँ ने उसका इलाज किया होगा, लेकिन उसने तो घर छोड़ दिया था। क्या उसने खुद का इलाज खुद से करवाया? अगर उसने इलाज नहीं करवाया होगा तो अगर उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे तो? अभी बुजान चलते 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 एकदम से पैनिक हो गया और ज्यादा कस के पैनिक होने लगा। अगर बोलूंगा रुक जाओ तो क्या रुक जाओगे? उसे लान जान की वो बातें याद आई। उसका चेहरा कैसा था, उसका चेहरा कैसे था? बेबूजियान एकदम से प्रेशर महसूस करने लगा। 5-6 साल बीत चुके थे। उसे बस 16 साल के लानजान का चेहरा याद था, वो भी धुंधला धुंधला। वो याद भी नहीं कर पा रहा था। वो इतना लापरवाह हो गया कि उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो उसका चेहरा याद करने की कोशिश करेगा। नहीं नहीं, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या मम उसे ये सवाल करेंगी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? मेरी वजह से क्यों हुआ है? मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। विंग की सांसें बहुत ज्यादा फूलने लगी। अब वो सड़क के किनारे उस चेयर को पकड़ के खड़ा हो गया जो बस स्टॉप थी, क्योंकि वो इससे ज्यादा चल नहीं सकता था। उसे जिंदगी में पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि अगर कुछ भी लानजान को हो गया, दैट्स मीन उसका जिम्मेदार वीवूजियान है। एक छोटा सा गिल्ट वीवूजियान के दिल में घर करने वाला था। गिल्ट, एक ऐसा पछतावा जो शायद सबसे भयानक होता है। अगर उसकी मौत हो गई होगी तो क्या ये मेरी वजह से हुआ होगा? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो बस नहीं। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां ऑलमोस्ट वीवूजियान इस बात पर इतना पैनिक हुआ कि रोड क्रॉस करते हुए उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उसे फिर से हॉस्पिटल लाया गया। उसके अंदर सबसे ज्यादा बस एक ही बेचैनी थी। क्या वो जिंदा है? क्या वो सही है? क्या उसे 4 स्टेज का कैंसर हुआ होगा? क्या उसने अपना इलाज कराया होगा? और अब वो कहाँ पर है? क्या वो मर चुका है? बस ये सवाल वीवूजान के दिल में थे। होश आने के बाद वीवूजान ने सबसे पहले अपनी माँ को कॉल किया। हालांकि उसने प्रिटेंड नहीं किया कि उसका दिल अचानक से इतना बेचैन क्यों हो गया। हाँ माँ, मैं जल्दी आऊँगा। थोड़ा बात करने के बाद उसने आखिरकार वो सवाल किया। माँ, एक बात पूछो। हाँ बोलो। मम्मा किचन में नूडल्स बना रही थी। वो एक्चुअली, क्या कभी लांजा ने अपने बारे में कुछ बताया था? आई मीन उसकी तबीयत खराब थी ना? नहीं तो? मम्मा ने लापरवाही से वीवूजान की तरफ देखते हुए कहा, और वीवूजान के हाथ से फोन छूट गया। दैट्स मीन लांजा ने उससे वादा किया था कि वो मैडम यू की परेशानियां नहीं बढ़ाएगा। वो मैडम यू से कभी नहीं कहेगा कि वो बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है। ऑलरेडी मैडम यू पर 2 नन्हे बच्चों की जिम्मेदारी थी। दैट्स मीन लांजा ने अपना वादा निभाया। फिर उसका क्या हुआ? उसका इलाज किसने किया? ये सारी बातें, सारे सवाल, सब कुछ वही रह गए। इंटर्न का उसने अप्लाई तो किया था, एप्लीकेशन तो दिया था, बट वो इंटरव्यू देने तक भी इंतजार ना कर पाया और उसने 24 घंटे बाद की ही फ्लाइट ले ली बिना अपने दोस्त अलेक्सा को बताए हुए। वो बीजिंग आ पहुंचा। यहाँ आना उसका सडनली था और वो अपने घर आया, अपनी माँ को देखा, उनसे बात की। हालांकि उसने किसी को ये नहीं बताया कि वो कुछ चीज़ों का जवाब जानना चाहता है। वीवूजियान अब जवान हो चुका था। 21 साल का वो लड़का मम्मा के बराबर था। उसका सीना काफी चौड़ा था, काफी क्यूट था, प्यारा था, स्टाइलिश था। वीवूजान के भाई भी अब 4-4, 5-5 साल बड़े हो चुके थे, 16-16 साल के हो चुके थे, यानी कि मिंग और जिंगी। और दोनों ही ऑलमोस्ट लानजान का चेहरा उतना याद नहीं कर पा रहे थे। उन्हें बस थोड़ा ही थोड़ा याद था कि उनके भाई थे और सारे पढ़ने चले गए थे। उनमें से किसी को ये याद नहीं था कि कोई लानजान था जो बीमार था। ऐसा कुछ, मतलब लानजान तो याद था बट उन्हें इंतजार नहीं था। जैसा कि सा और जयांग तो लंदन में ही पढ़ाई कर रहे थे, सो दैट नन्हे बच्चे भी हैं, अब टीनेजर तो हो गए थे बट उतना उन सब चीजों को सोचते नहीं थे। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। रात भर भी बुजियान को नींद न आई और 2 बजे वो उठ गया। उसे याद आया था वो डॉक्टर जहां पर वीबूजियान ने उसके लिए रिपोर्ट निकलवाई थी। बस इतनी सी ही बात थी। वीबूजियान उस जगह जा पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा, उसने उस डॉक्टर के बारे में पूछा जो आज से 7-8 साल पहले यहाँ पर रहा करता था। पता चला कि उनका रिटायरमेंट हो चुका है और वो 3 साल पहले ही संघाई शिफ्ट हो चुके हैं। उनका एड्रेस लेकर वीबूजियान संघाई की तरफ भागा और 2 दिन बाद वो संघाई जा पहुंचा। उसने मैडम यू को अभी तक नहीं बताया था। उसने बस यही कहा था कि वो बस सिलसिले में, यानी कि अपनी जॉब के सिलसिले में यहाँ से वहाँ जा रहा है। फाइनली उस यूनिवर्सिटी में पहुँचने के बाद उसने डॉक्टर का एड्रेस लिया और फिर डॉक्टर के घर जा पहुँचा।
डॉक्टर पहले से ज़्यादा बूढ़े थे और बीमार थे। मैं बस मेरा मतलब कि वीवूजान ने मन में कहा। वो कैसे बताए कि डॉक्टर ने उसे जो बातें कही थी उसने कभी भी अपनी माँ से नहीं कही, और इतने साल बाद वो बस ये जानना चाहता है कि क्या कभी लांजन दोबारा उसके पास इलाज करवाने पहुंचा था या नहीं। वीवूजान ने खिड़की से बाहर की तरफ देखा। उसकी नर्वसनेस को डॉक्टर ने भांपते हुए उसका चेहरा देखा। तुम वही हो ना? आखिरकार डॉक्टर की याददाश्त इतनी अच्छी कैसे थी? विंग हैरान हो गया। तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आए हो? सब ठीक है? विंग उनका चेहरा देखने लगा। तुम वही हो ना जिसके भाई को कैंसर था? वीवूजान अब चौंक गया। अब वो क्या बोले? उसकी नजरें नीची हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। विंग उस जगह बहुत बहुत ज्यादा गिल्ट में था। अब उसे जिंदगी में पहली बार इस बात का एहसास हुआ था कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होगा कि उसने लांजान को इस तरह छोड़ दिया, और अगर उसे कुछ हो गया होगा तो उसका जिम्मेदार सीधा सीधा वीवूजान था। वीवूजान ने डॉक्टर की तरफ देखा। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या उस दिन के बाद कभी वो इलाज कराने वापस आया या नहीं? डॉक्टर ने याद किया, दिमाग पे जोर डाला। पहली बात उसे फर्स्ट स्टेज का कैंसर था, लेकिन मैंने बताया था कि उसे जल्दी ही इलाज नहीं मिला तो वो खतरे में जा सकता है। आई थिंक 2 साल बाद आया था। क्या? वीवूजान अचानक से चमक उठा जब उसे पता चला कि लांजान 2 साल बाद आया था। यानी कि वीवूजान के फॉरेन कंट्री जाने के बाद 2 साल बाद वो उस डॉक्टर के पास पहुंचा था। लेकिन 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 उसे तब तक फोर्थ स्टेज का कैंसर हो चुका था। मेरा मतलब कि ऑलमोस्ट उसके पास जिंदगी नहीं थी, और मैंने उसे बताया भी था कि वो 3 महीने से ज़्यादा जी नहीं सकता है। और वैसे तो भगवान ही सबकी जान लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट तो यही बता रही थी। कोई मिराकल हुआ होगा तो बात अलग है। खैर, तुम्हारा भाई, तुम उसके बारे में नहीं जानते। अब तुम ये मत कहना कि तुमने अपनी माँ से ये सारी बातें नहीं बताई। बीइंग तो अभी भी शॉक्ड था डॉक्टर की ये बातें सुनकर। डॉक्टर के लिए कहना आसान होता है क्योंकि ये उनका पेशा है, लेकिन वीवूजान के लिए आसान नहीं था। वो ये सुनने के इरादे से नहीं था कि उसे फोर्थ स्टेज का कैंसर हो गया था, यानी आखिरी स्टेज का कैंसर था, और उसके पास, यानी कि जब वीवूजान गया था तो ऑलमोस्ट 6 साल पहले की बातें हैं। तब सिर्फ 3 महीने थे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के हिसाब से। इसका मतलब कि लांजान अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने तुमसे ज्यादा नीच और गिरा हुआ भाई नहीं देखा। उसने उसका चेहरा देखते हुए कहा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना तो कोई दुश्मन भी नहीं करता है। तुमने उसकी परवाह नहीं की। ओ, इसलिए वो इतना थका हुआ सा लग रहा था। तुम्हारा भाई मर गया होगा। उसके पास बस 3 ही महीने थे, और वो इलाज करवाने के इरादे से भी नहीं था। करवाता भी तो मुझे नहीं लगता है कि बच जाता। हाँ, लेकिन मैंने उसे सजेशन दिया था, यानी कि कुछ हॉस्पिटल के सजेशन दिए थे। मे बी वो गया हो, मे बी ना गया हो, और अगर गया भी होगा तो बचने के 0.1% ही चांसेस है। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां फ्लाइट में बैठा वीवूजान, जो शंघाई से बीजिंग के लिए उड़ान भरने वाला था, यानी अपने घर आने वाला था। सब कुछ ब्लैंक था। पिछले 1 हफ्ते में उस लड़के की जिंदगी एकदम से आसमान से उड़ते हुए खाई में जा गिरी थी। काश वो भिखारी आदमी, बूढ़ा आदमी उसे ना मिलता। काश वो हॉस्पिटल का मंजर ना देखता, और काश वो एक जवान आदमी को इतने बेरहमी से मरते हुए ना देखता। तो काश उसे लांजान की तलाश नहीं होती, और उसे उससे कोई प्यार, मोहब्बत, शिकवा गिला कुछ नहीं था। और अब शायद नफरत नहीं थी, लेकिन था कुछ ऐसा जो वीवूजान अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा था। वो था एक बहुत बड़ा पछतावा, एक गिल्ट, एक ऐसा गिल्ट जिसे ये जानकर कि लांजान को शायद वो बचा सकता था, वो अब नहीं है। या जो कुछ भी वीवूजान ने किया वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था। और इसके साथ में ही वीवूजान का वो आईडी कार्ड गिराना, जिसे वीवूजान ने जानबूझकर गिराया था। लांजान को इस बात पर यकीन नहीं हुआ तो उस बेचारे ने माना तो नहीं था, लेकिन अब जब 21 साल का वीवूजान पलट कर ये बात सोचता है कि लांजान इस दुनिया में नहीं है, तो फिर उसने जो कुछ भी किया वो एक भारी बोझ से उसके दिल पे आ गया। यंग लड़का, 21 साल का वीवूजान एक गहरे डिप्रेशन में जा पहुंचा। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इस बात का इतना बड़ा गिल्ट अपने दिल पर रख लेगा और लांजान को इस तरह याद करेगा।
गाइज आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। जिस तरह मैंने कैंसर के बारे में सुना और फिर मैंने वो कमेंट पढ़ा और मेरी फ्रेंड यानी कलीग से सुना किस तरह उसने बयान किया कि उसके घर के करीबी मेंबर को कैंसर था और वो कितना स्ट्रगल कर रही थी और उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ था। मैं चाहती हूँ एक ऐसी स्टोरी सबके सामने पेश करूँ जो कहीं ना कहीं दिल को छू जाए, क्योंकि उस वक्त ऑलमोस्ट मेरे दिल को वो छू गई थी। खैर, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, सब कुछ अच्छा जाएगा। स्टोरी फनी है, डोंट वरी, बट अभी हंसा तो नहीं सकती मैं आपको। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कैरेक्टर को लास्ट तक समझिए, सब कुछ धीरे धीरे सुलझ जाएगा। 16 साल के लड़के को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, बीबू जान को सही तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अल्हड़ सी उम्र है जहाँ इन सब बातों का ख्याल नहीं होता, क्या अच्छा है क्या बुरा। वहाँ शायद इस चीज़ इतनी मायने नहीं रखती। बीबू जान ने जो किया, खैर अपना ख्याल रखें। आगे के पार्ट जल्दी आएंगे, यानी कल ही आएंगे। लव यू ऑल। बता के जाना कि कैसा लगा।